अच्छा, तो जो हमारा कोर्स है बेसिकली एसईओ, ठीक है। इसमें हम जो फर्स्ट फैक्टर कवर करेंगे ना, हम ये वर्डप्रेस के रिलेटेड करेंगे, इसका जो सेटअप है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें। सेटअप से मुराद ये है कि फॉर एग्जांपल आप जब एक डोमेन परचेज करोगे, आपने एक नाम परचेज कर लिया, अब बेसिकली वो आईपी है, ठीक है, 6 डिजिट की, जिसको अपने याद बंदा नहीं कर सकता, तो हम उसके स्पेसिफिक एक ब्रांड का नाम रख लेते हैं जो ईजी होता है। लाइक कोई भी ब्रांड देख लो ना, तो उसके बैकएंड पे एक बेसिकली आईपी काम कर रही होती है। तो आपने आईपी ले ली, नाम ले लिया एक, उस नाम को आप क्या करते हो कि आप एक स्पेस लेते हो। वो आपकी स्पेस ऐसा भी हो सकता है कि एक ये रूम है, एक रूम के अंदर ना आपने इस पीसी को एक सर्वर बनाया हुआ है, ठीक है, इस तरह भी हो सकता है। और आप क्लाउड बेस भी ले सकते हो सर्वर, ठीक है, ऑलरेडी जो कंपनीज प्रोवाइड करती है। तो वो इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो सकता है, लोकल भी हो सकता है। तो जब भी आप होस्टिंग लोगे, तो होस्टिंग के सबसे पहले तो अपने फैक्टर देखने की, यार ये बंदा मुझे जो होस्टिंग प्रोवाइड कर रहा है, इसकी क्या स्पेसिफिकेशन, उसकी क्या है, ठीक है, मुझे उसकी स्पेस कितनी दे रहा है, उस पर सीपीयू एक पॉइंट होता है जो ओवरऑल आपको ये बताता है कि यार अगर आपका ना लाइक डेली के 500-400 बंदा आना शुरू होता है, तो बैकएंड से कितनी स्पेस जो है कंज्यूम होगी उन बंदों के लिए, और जो आपकी वेबसाइट का रिस्पांस रेट है। जब भी आप करते हो, मैं कहता हूँ एक वेबसाइट है जो न्यूज़ के रिलेटेड है फॉर एग्जांपल, तो न्यूज़ के रिलेटेड वेबसाइट के ऊपर एकदम अगर 500-600 बंदा आना, कोई ट्रेंडिंग स्टोरी चल रही है तो 600 बंदा आना शुरू हो गया ना, तो आपने देखा होगा कि वेबसाइट लोडिंग टाइम लेना शुरू हो जाती है। तो अगर वो ज़्यादा लोडिंग टाइम लेना शुरू हो जाए ना, तो दो चीज़ें होती हैं, एक तो सर्विस रिस्पांस रेट बहुत कम होता है, ठीक है, या फिर सेकंड फेज होता है कि आपकी ऑप्टिमाइजेशन का फैक्टर होता है। तो जब भी आप एसईओ कर रहे होंगे, तो एसईओ में आपने क्या करना होता है कि अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करना है टाइम टू टाइम, ठीक है। एक तो आपके हैंड पे होगा जो आपने ऑप्टिमाइज करना, और दूसरा हैंड होगा कि आप वो सर्वर के हैंड से उस चीज को चेक करो कि आपने जो स्पेस, जो आपने पैकेज लिया हुआ है, ठीक है, या जिस सर्वर के साथ आप कनेक्ट हो, वो वैलिड भी है या नहीं है, ठीक है। लाइक वो अगर आपकी जो ऑडियंस आ रही है, जो यूजर आ रहा है, जो डेली बेसिस की आपकी ट्रैफिक है, उसको प्रॉपरली हैंडल कर रहा है या नहीं कर रहा। लाइक अगर मैं ये कहता हूँ कि डेली बेसिस पे 100 बंदा भी आना शुरू हो जाए शायद, तो इसमें डेली बेसिस पे अगर 100 बंदा भी आना शुरू हो जाए, तो कुछ सर्वर ऐसे होते हैं कि वो डाउन होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो वो फिर जो हैंड होता है बेसिकली पीछे से होस्टिंग की तरफ से होता है कि होस्टिंग अच्छी अपने लिए होती है। तो ये कुछ चीज़ें इसमें हैं जो हम डिस्कस करेंगे कोर्स के अंदर सर्वर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है।
उसके बाद हमारा आ जाता है जो इसका एडमिनिस्ट्रेशन। जब आप एक सर्वर के साथ कनेक्ट होगे तो बैकएंड पे जो इसकी कॉन्फ़िगरेशन है कि आपको डेटाबेस का पता होना चाहिए कि डेटाबेस क्या है, और आपके फ्रंट एंड की जो सारी चीज़ें वो कैसे हैं, आपने थीम कैसे इंस्टॉल करना है। कुछ जब आप पेड थीम लेते हो तो आपको फ्रंट एंड पे जो आपका फ्रंट एंड डैशबोर्ड होता है वर्डप्रेस का, वो अलाउ नहीं करता थीम अपलोड करने के लिए। तो फिर आप क्या करते हो कि बैकएंड की जाके सी बिना से आप उन चीज़ों को अपलोड करते हो। वो टेक्निकल तरीके से आपको बताऊंगा कि उनको कैसे अपलोड करना है। फिर एक थीम अगर आपने कंप्लीट कस्टम बिल्ड करना है, मेन फैक्टर ये है कि आप क्या करते हो कि आप कोई भी ऑनलाइन थीम उठाते नहीं हो। आप चाहते हो कि आपका जो अपना बिल्ड किया हुआ थीम है आप उसी को अपलोड करो। तो उसको आप किस तरीके से जो एज अ थीम अपलोड कर सकते हो, प्लस आप प्लगइन्स जो है उनको कैसे डेवलप कर सकते हो। थीम जो है बेसिकली वो चीज़ है कि जिस तरह HTML और CSS5, HTML5 है, आपका CSS3 है, बूटस्ट्रैप है, जावास्क्रिप्ट है। तो इनके अंदर आपने एक चीज़ बिल्ड कर दी, एक स्ट्रक्चर बिल्ड कर दिया, उसको प्यारे से एक डिज़ाइन दे दिया, वो सारी चीज़ें होगी। लेकिन जब आप फंक्शनैलिटी की बात करते हो ना कि यार मैंने कोई स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी परफॉर्म करवानी है, लाइक एक फॉर्म है, आप चाहते हो कि बंदा आए सबसे पहले आपकी वेबसाइट पे और एक फॉर्म फिल करे, साइन अप फॉर्म, कि जब भी वो कोई न्यूज़ हम अपलोड करते हैं तो वो उससे एटलीस्ट क्लाइंट को जो यूज़र है उसको मिलना शुरू हो जाए, नोटिफिकेशन जारी होना शुरू हो जाए। तो वो एक बेसिकली फंक्शनैलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ है। तो जब भी कोई फंक्शनैलिटी परफॉर्म करवाओगे, टेक्निकल फंक्शनैलिटी होगी, वो आपके प्लगइन के थ्रू होगी। ठीक है, तो प्लगइन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिलते हैं, ओपन सोर्स पड़े होते हैं, और आप अपनी मर्जी के खुद भी डिजाइन कर सकते हो, ऑनलाइन उठा के उनको कस्टमाइज कर सकते हो अपनी मर्जी का। ठीक है, तो जो हम इसका है डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें हैं, कस्टम प्लगइन डेवलपमेंट का एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है और मार्केट में इसकी बहुत बड़ी वैल्यू है कि अगर आप एज अ वर्डप्रेस डेवलपर इन फ्यूचर कहीं पे भी जॉब करना चाहते हो तो आपको दो चीजें तो मस्ट पूछेंगे कि कस्टम थीम डेवलपमेंट प्लस आपकी जो है प्लगइन डेवलपमेंट अगर आपको आती है तो वो अच्छी खासी सैलरी पे करते हैं। इसके अलावा अगर आप वर्डप्रेस डेवलपर, आप कहते हो ना कि मैं वर्डप्रेस डेवलपर हूँ, थीम कस्टमाइज करना ये सारी चीजें करना, तो ये बहुत बेसिक है, ये इसकी इतनी बड़ी सैलरी नहीं मिलती। टेक्निकल काम देखो अगर आप, तो आपका आ जाता है थीम डेवलपमेंट और आपके पास प्लगइन डेवलपमेंट, ये दो काम आपको आते हैं तो आप कर सकते हो, ये मुश्किल भी नहीं है। PHP है, सिंपल PHP अगर आपको पूरी आती है तो आप ये प्लगइन डेवलप कर सकते हो। आपका फेसबुक, ट्विटर, इसके अलावा यूट्यूब हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, ये सब PHP के ऊपर है। ठीक है, जितने भी हैं ये सारे PHP के ऊपर वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने इसके बारे में सारा पढ़ना है जी कि हमने प्लगइन कैसे डेवलप करने हैं, हमने थीम कैसे डेवलप करनी है। ठीक है, उसके बाद हमने जो क्रिएटिंग, जो जब हमने एक स्ट्रक्चर बना लिया, एक पूरी थीम बना ली, उसको अपलोड कर दिया, उसकी सारी सेटिंग कर ली, उसके बाद हम देखेंगे कि हमने पोस्ट कैसे, जब आप पूरा डिजाइन कर लोगे उसके बाद आप देखोगे कि इसकी जो पोस्ट है डेली बेसिस पे करनी है, आसान होने दो।
अच्छा, तो हम इसमें ये चीज़ करेंगे कि जो आपकी है, जब आप एक आपका कंप्लीट डिज़ाइन होगी, आपकी वेबसाइट पूरी डिज़ाइन होती है, तो उसके बाद फर्दर चीज़ आती है कि आपने इसके अंदर देखना है कि पोस्टें आपने कैसे करनी है, ठीक है? पोस्ट करना सिखाऊँगा। अब जो आप एसईओ करोगे, चाहे वो ऑन पेज एसईओ है, चाहे वो टेक्निकल या बैकएंड की कोई भी, आप तीनों फेसेस इसके ले लो या ग्रे हेड ले लो, तो वो जितनी भी टेक्निकल चीज़ें परफॉर्म होंगी ना, वो इसके बाद अगले फेसेस में परफॉर्म होना शुरू होगी, ठीक है? तो आप सबसे पहले तो देखोगे कि आपने पोस्ट क्या करनी है, पोस्ट करने के तरीकेकार क्या हैं, उसमें जो फॉर्मेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें हैं वो देखनी है, ठीक है? लीगल जो गूगल अलाउ करता है मेथड, और जो आपकी इसकी लीगल टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं उनको फॉलो करना पड़ता है, वो आप इसके अंदर पढ़ोगे, ठीक है? वो सारा क्या है जो गूगल ऐप जैसे आपका होता है ना वाइट हेड, ठीक है? जो एसईओ का सेशन है उसके अंदर आप ये चीज़ें पढ़ोगे कि गूगल कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे रोकता है, जो इलीगल है, ठीक है? कौन सा ऐसा कंटेंट है जो आप अपलोड नहीं कर सकते, जो कौन सा ऐसा कंटेंट है जिसको आप अपलोड करोगे तो कॉपीराइट के रेशियो में आएगा, ठीक है? फिर आपने कॉपीराइट के रेशियो से या प्लेजरिज्म रिपोर्ट जिसे आप कहते हो, जब आप कोई कंटेंट अपलोड करो तो आप उसमें आप ये लिखो यार कि आपका जो प्लेजरिज्म है, जिस तरह आप कोई एफ फाइनल प्रोजेक्ट करते हो तो उसके अंदर आपको एक रेशियो दी जाती है कि यार 17:20 की रेशियो में ना आप क्या करोगे, आपको प्लेजरिज्म अगर हो तो आपका फिर भी एफ फाइनल प्रोजेक्ट आपका पास आउट हो जाएगा। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है, इसमें आपकी रेशियो जो है ना कि जब भी आप एक आर्टिकल अपलोड करोगे ना तो आपकी कोशिश होती है कि उसमें 0% प्लेजरिज्म, तो आप उसको डिफरेंट सॉफ्टवेयर के थ्रू टेस्ट भी करते हो और प्लेजरिज्म अपना जीरो करते हो। अब ये जो जो आप इसको बढ़ाते हो ना, फॉर एग्जांपल आप एक ने आर्टिकल लिखा अपने हेल्थ के ऊपर, वो आर्टिकल आपका 500 वर्ड्स का था, जिसके अंदर ना आपको प्लेजरिज्म 0 है, तो वो अच्छा रिस्पॉन्स करता है, तो आप क्या करोगे कि उसके रिलेटेड ही उसकी फर्दर ब्रांचेस शुरू कर दोगे, फिर वो उसको 1000 वर्ड्स पे लेके जाओगे, 1500 वर्ड्स पे लेके जाओगे, 2000 2500 वर्ड्स पे लेके जाओगे, उस टॉपिक को इंक्रीज करोगे कि इसके रिलेटेड लोग इन्फॉर्मेशन चाह रहे हैं, इसके रिलेटेड सर्चिंग आ रही है, मेरी वेबसाइट की रेटिंग बढ़ रही है, तो आप क्या करोगे, उसी टॉपिक को आगे लेके चलोगे। फिर आप कंटेंट अगर आपको खुद नहीं पता तो आप क्या करोगे कि आप रिसोर्सेज ढूंढोगे, उस तरह की कम्युनिटीज ज्वाइन करोगे जहाँ से आपको उस तरह का डेटा मिलना है। तो आप ये सारी चीज़ें सीखोगे कि आपको डेटा सोर्स बेसिकली कहाँ से आपको प्रोवाइड होगा, आपने डेटा निकालना कैसे है। फिर आप ये चीज़ इसमें देखोगे कि जब आपने एक पोस्ट क्रिएट करनी है तो सबसे पहले तो यही चीज़ होती है ना कि पोस्ट गूगल के ऊपर तो इनफ डेटा पड़ा हुआ है, तो अब जब भी कोई चीज़ करोगे ना तो वो बेसिकली ना तो इतना नॉलेज है कि आप, मैं कहूँ कि पीएचडी लेवल के आप पीएचडी होल्डर हो, ठीक है, डॉक्टर हो, तो आप कोई चीज़ अपलोड करोगे तो वो दूसरा बंदा देखेगा, उस चीज़ में इंटरेस्ट लेगा, ठीक है? तो फिर आपकी अपलोड हुई चीज़ जो है वो बंदा क्यों देखेगा, उसमें ऐसा क्या है? तो उसमें कुछ ना कुछ तो यूनिक होना चाहिए, ठीक है? फिर आप क्या करते हो कि जब जो एसईओ है, एसईओ के थ्रू क्या करते हो कि डिफरेंट लोगों के क्वेश्चन देखते हो, जो फ्रेम होता है ना, कोई जो आपका टॉपिक है, जो आपकी फील्ड है, उसके रिलेटेड आप क्या करते हो कि आप देखते हो कि लोग इसके बारे में क्वेश्चन किस तरह के कर रहे हैं, किस तरह की प्रॉब्लम्स है जो फेस करते हैं, तो आपके पास थ्रू एसईओ डिफरेंट क्वेश्चन सेशन आएंगे, ठीक है? अब हर क्वेश्चन के रिलेटेड आप एक आर्टिकल लिख सकते हो, अंडरस्टैंड कर रहे हैं इस चीज को कि आपके जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं ना, आप उसके रिलेटेड क्या कर सकते हो, आर्टिकल लिख सकते हो। जैसे आपने ये बता दिया कि यार जैसे ट्रेंड्स को हम फॉलो करते हैं, गूगल ट्रेंड्स को बता देते हैं कैसे, एग्जैक्टली। इसके अलावा कोई ऐसी चीज है जैसे आपने ये बता दिया कि यार और ये भी होता है कि हमें मतलब जो कीवर्ड्स ट्रेंडिंग होते हैं वो पता लगता है, एग्जैक्टली फॉलो करना है, लेकिन ऐसा है क्वेश्चंस पता लगते हैं तो सब हर तरह के सॉफ्टवेयर पड़ा है, हर तरह का टूल पड़ा है, कोई मसला नहीं। आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगे, मैं आपको इस कोर्स के अंदर भी बताऊंगा चीजें। मैं आपको जो ओवरऑल है ना स्टेजेस डिफरेंट, सबसे पहले आपको ये वर्डप्रेस की बेसिक चीज़ें बताऊंगा सारी, एक थीम बिल्डिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो सारा मैं आपको सिखाऊंगा। फिर फर्दर आगे जब आप जाओगे एसईओ के ऊपर, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको परफॉर्म करवाऊंगा वन बाय वन, ठीक है? और उसके अगर मार्केट प्लेस पे जो अगर एज अ फ्रीलांसर आप वर्क करते हो तो अपने क्लाइंट को कैसे टैकल करना है, अपने डेटा अगर रिसर्च करनी है, ठीक है, तो आप रिसर्च उसको किस तरीके से कर सकते हो, चाहे वो आपके हेल्थ के रिलेटेड है, ठीक है, कि कोई भी टॉपिक एजुकेशन के रिलेटेड है, ई कॉमर्स का रिलेटेड है, प्रोडक्ट हंटिंग का बहुत बड़ा कंसेप्ट होता है कि आपको क्लाइंट आता है वो कहता है यार कि प्रोडक्ट हंटिंग करके दो मुझे, वो एक फैक्टर है, वो आप कैसे करोगे। तो इस कोर्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप करने वाले हो। ये है कि अगर आपका आ जाता है पेजेस का कंसेप्ट आ जाता है, आप डिफरेंट पेजेस कभी भी जब आप एसईओ कर रहे होते हो ना तो पूरी कंप्लीट आप ये नहीं कहते कि पूरी कंप्लीट वेबसाइट की एसईओ हो गई है कि मैं पूरी कंप्लीट ना वेबसाइट की एसईओ कर दूं। आप जब भी एसईओ करोगे ना वो पेजेस वाइज होंगे, समझो फॉर एग्जांपल मैं अगर एक न्यूज़ की वेबसाइट बनाता हूँ तो मेरे पास ना टोटल 10 पेजेस है,
10 पेजेस की वेबसाइट है जिसमें से मुझे पता है कि 4 पेजेस ऐसे हैं जिसके ऊपर टॉप ट्रेंडिंग न्यूज़ मेरी चल रही होती है कि हर आधे घंटे के अंदर में एक आर्टिकल लिख के मुझे डालना होता है, तो वो टॉप ट्रेंडिंग में जा रहा होता है। तो उस चीज़ को आपने हाईलाइट करना है, कैसे करना है, ठीक है, लोगों को कैसे शो करवाना है, ट्रैफिक कैसे जनरेट करनी है, तो वो सारी चीज़ें, ठीक है। फिर इसमें आगे फर्दर कंसेप्ट आ जाते हैं, जिस तरह आप डिजिटल मार्केटिंग का फैक्टर आप मुझे कह रहे थे, तो डिजिटल मार्केटिंग के फैक्टर में ना जब एक नया ब्रांड लॉन्च होता है, ठीक है, या आप कैंपेन चलाते हो, तो उसमें डिफरेंट तरह की कैंपेन होती है। एक सोर्स होता है बंदे का यार कि मेरा जो ब्रांड है वो हाईलाइट हो, लाइक कराना.com है, ठीक है, आपने इस्लामाबाद में रहते हो, आपने देखा होगा कि जब इन्होंने ना एडवर्टाइज करना शुरू किया था ना, सिर्फ लोगों के साथ किया था, तो एक टाइम तक ना हम देख रहे थे यार कि इसका ना कोई फर्दर नाम भी नहीं था, पता भी नहीं था क्या चीज़ है। तो उन्होंने ना जो लोगों के दिमाग में डालने के लिए कि बेसिकली एक कोई नई चीज़ आ रही है, ये लोगो जो है वो सिर्फ लोगों को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए वो पहले एडवर्टाइजमेंट की, उसके बाद फिर फर्दर सेकंड एडवर्टाइजमेंट का फैक्टर जो था उनका, उसके साथ उनका प्रॉपर लोगो के साथ नाम मेंशन था, ठीक है, फिर उनकी नाम के साथ उन्होंने बताया होगा जी कि फर्दर इसका एक्सपोन है, ठीक है। तो वो डिफरेंट स्ट्रेटेजीज हैं। जब आप कंपेन चलाओगे, ठीक है, तो कंपेन के अंदर भी यही चीज़ होती है कि ब्रांड अवेयरनेस के एक अलग फैक्टर होता है, ठीक है, थ्रू एसईओ भी आप इस चीज़ को परफॉर्म करते हो कि आपके कुछ पेजेस ऐसे होंगे जो आप ना एज अ ब्रांड लेके चल रहे हो कि यार लोगों के दिमाग में ये चीज़ें हाईलाइट हो, बार बार उनके सामने है, ठीक है। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको आप क्या करते हो, जो परमानेंट टेक्निकल चीज़ें जिनको लोग सर्च करके आपके पास आते हैं सोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, वो सारी आप देखोगे कि आपने किस तरीके से करना है। जिस तरह आपने मुझसे क्वेश्चन किया प्रॉपर्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लो, तो प्रॉपर्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है कि ब्रांड जो है एक्चुअल में उसको आपने हाईलाइट करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। जब तक आप ब्रांड को हाईलाइट नहीं करोगे और लोगों के दिमाग में पता ही नहीं होगा लोगों को कि वाकई ये भी कोई मार्केटिंग कंपनी है, तो वो कभी भी नहीं आपके पास आएगी। स्टार मार्केटिंग को देख लो, एडवर्टाइजमेंट के ऊपर पैसा लगाते हैं, ऑटोमेटिकली आपको उनके पास क्लाइंट आता है, एक क्लाइंट आके कहते हैं मेरी इतनी जमीन है ये बेच दो, और दूसरा जो है खरीदने वाला भी उनके पास आ जाता है, ठीक है। तो ये बेसिकली स्ट्रेटेजी होती है। ये बेसिक जो स्टार मार्केटिंग होगी बेसिकली एज अ ब्रोकर जो होता है ना, एज अ ब्रोकर काम कर रहे हैं, अपनी कोई भी चीज़ नहीं है, ठीक है। एक बंदा जो है वो आके देता है ज़मीन, ठीक है, और दूसरा आके खरीद जाता है, ये अपना कमीशन रखता है। सेम लाइक फाइवर है, तो फाइवर क्या करता है कि बेसिकली एक तरफ से क्लाइंट आता है, ठीक है, आगे प्रोजेक्ट देता है, ठीक है, बेसिकली मुझे ये मेरा ये प्रॉब्लम है, इसका मुझे सोल्यूशन चाहिए, दूसरी तरफ सोल्यूशन देने वाला बंदा बैठा होता है, इनको आपस में इंटरलिंक करता है एज अ थर्ड पार्टी, ठीक है, तो वो एज अ ब्रोकर, ठीक है, जिनका अपना कोई पैसा नहीं लग रहा होता, लेकिन क्या उन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर दिया, ऐसी स्ट्रेटेजीज बना दी, ठीक है, जिसके ऊपर क्या है, एक आते हैं बंदे, उनको अपना सोल्यूशन मिलता है, ठीक है, दोनों हैंड से ही सोल्यूशन मिल रहा है, एक को पैसा चाहिए और एक को सोल्यूशन चाहिए, वो दोनों चीजें जो है वो फुलफिल हो रही होती है। तो आपने भी यही करना है कि जब भी आप किसी इस कोर्स के बाद ना जब भी आप करोगे ना, तो आपने जो ब्रांड अवेयरनेस का एक फैक्टर है उसको भी कवर करना है, और बाकी चीज़ें उनको भी करना है, कैसे करना है, कहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी, उसकी स्ट्रेटेजीज क्या होंगी, वो सारी मैं यहाँ पे इम्प्लीमेंट करवाऊंगा, ठीक है। पेजेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया, फिर मेन्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, आपने डिफरेंट मेन्यूज क्रिएट करने होते हैं, ठीक है। जब भी आप थीम बिल्ड करना शुरू करोगे ना, तो ये मेन्यूज में आपको क्रिएट करवाना शुरू करूंगा। मेन्यू, अब कुछ पेजेस ऐसे होंगे आपके जो स्टैटिक होंगे, स्टैटिक इन सेंस के जो पोर्टफोलियो बेस हैं, ठीक है, जिनको हम बार बार चेंज नहीं करते हैं, लाइक कॉन्टैक्ट अस का पेज है, आप जब भी वो देखोगे ना तो वो एज सच वैसे ही रहेगा, उसको ज्यादा से ज्यादा महीने के बाद आप उसका इंटरफेस चेंज कर दोगे, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि डेली बेसिस पे उसके ऊपर ना पोस्टें चल रही हैं, वो इस तरह का हो रहा है जिस तरह न्यूज का होगा, कैरियर अपॉर्चुनिटीज का हो गया, इस तरह की चीज नहीं है, वो चेंज नहीं होंगे। तो जो आपने पेजेस जिनके ऊपर जो मेन्यू बनाने होते हैं, मेन मेन्यू का काम है, आप क्या करोगे, कुछ चीजें जो स्टैटिक करनी है उनको अलग मेन्यू में रख लो, बाकी को आप सेपरेट करके अलग में रख दो जिनके ऊपर प्रॉपर टेक्निकल काम होता है। फिर आपको जो जब आप एसईओ के फैक्टर पे जाओगे ना, तो आपके एसईओ या डिजिटल मार्केटिंग के फैक्टर से आप चीजें देखोगे, आपने पेड ऐड भी लगाने होते हैं, गूगल के थ्रू लगाने होते हैं, या आप इस पे आते हो फेसबुक सोशल ऑन पेज कोई भी देख लो, तो उसके ऊपर जब भी आप करोगे तो आपको, अगर आपने प्रॉपर बैकएंड पे अच्छी तरीके से मेन्यू बनाए हुए, तो आपको ज़्यादा इजी होगा करने के लिए। हाइपरलिंक आपने इंसर्ट करने हैं इसके अंदर, वो कैसे करने हैं, वो सारी टेक्निकल चीज़ें आपको बताऊंगा। शॉर्ट कोड्स क्या होता है, फॉर एग्जांपल आप देखो, आपने एक पोस्ट की जिसकी एवरेज जो लिंक है वो अच्छा खासा लेती है, तो जब आप उसको फेसबुक या किसी भी टूल के ऊपर या किसी बंदे को शेयर करोगे, तो आपको खुद भी लग रही है कि अजीब लग रही है,
ठीक है। तो आप चाहते हो कि मैं उसको ना शॉर्ट से बिल्कुल शॉर्ट करूँ, तो वो डिफरेंट सॉफ्टवेयर भी हैं, आप थ्रू कोडिंग भी उस चीज़ को कर सकते हो, शॉर्ट कोड में कन्वर्ट कर सकते हो। जब बंदा क्या करेगा, उसके ऊपर क्लिक करेगा, वो रीडायरेक्ट होकर ऑटोमेटिकली आपके लिंक पे ही आएगा फर्दर। तो वो सारी चीज़ें टेक्निकल मैं आपको बताऊंगा शॉर्ट कोड्स के थ्रू। आपने कोई भी जिस तरह फॉर्म्स हो गए, बाकी सारी चीज़ें होंगी, उनको कैसे आपने इंसर्ट करना है अपनी वेबसाइट के अंदर, वो भी मैं बताऊंगा आपको। वेबसाइट की कॉन्फ़िगरेशन जो है ये मैं सारी आपको कराऊंगा, ठीक है। बैकएंड की जितनी सेटिंग है, जो जो चीज़ें इसकी ये चीज़ चाहिए होती है, पैरालिंक जैसे जनरेट करते हो। पैरालिंक क्या है? फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि आप जब भी कोई लिंक खोलते हो, ठीक है, फेसबुक पे आ जाओ, उस पे आ जाओ, गूगल पे, यहाँ पे आता हूँ मैं, कोई भी एक वेबसाइट खोल लेता हूँ, ठीक है। लाइक यहाँ पे मैं खोल लेता हूँ एयरवाई न्यूज़, ठीक है। एयरवाई न्यूज़ ओपन करने के बाद ना, जब मैं इसको खोलता हूँ, इसकी कोई भी पोस्ट एक देख लो, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ये पोस्ट है, इस पोस्ट को मैं देखता हूँ ना, तो यहाँ पे जो आगे ये चीजें शो हो रही है ना, ये देखें, ये जो है ये बेसिकली इनका टाइटल शो हो रहा है पोस्ट का, ठीक है। तो ये होते हैं बेसिकली पैरा लिंक। आप इसको में पोस्ट भी अपनी शेयर करवा सकते हो, ठीक है। उसके अलावा आप इसको एक जो ओवरऑल टोटल आज दिन तक पोस्ट हुई है उनके नंबर दे सकते हो, कोई भी एक स्पेसिफिक नंबर दे सकते हो, जो कैटेगरी बनाई हुई है उसकी पोस्ट का आप आगे फर्दर नंबर दे सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। तो ये पैरालिंक आप पे दो ऑप्शन है, एक तो आप बैकएंड से सेटिंग कर लोगे, ठीक है। तो जब आप थीम अपना बिल्ड कर रहे होगे, चीजें सेट करोगे ना, तो वहां से आप इसकी सेटिंग कर लोगे यार कि मैंने ना पैरालिंक रखना है, बाय डिफॉल्ट हो जाएगा वो। तो जब भी आप पोस्ट करोगे ना, तो फिर इसके जिस तरह अभी इसके आगे आ रहा है ना प्रॉपर तरीके से एक टाइटल आ रहा है, जो इसका जो आर्टिकल है इसका टाइटल है, जो न्यूज़ है उसका टाइटल है, तो ये एज इट इज आ रहा है। अगर आप चाहते हो ना ये चेंज हो जाए, शॉर्ट हो जाए, ठीक है, जब लोगों के पास जाए, अगर किसी को आप शेयर करते हो तो इतना लेंथी ना हो, तो फिर आप पैरालिंक चेंज करोगे, ठीक है। तो वो भी सारी चीज़ें मैं आपको टेक्निकल बताऊंगा कि वो बेसिकली आपने कैसे करनी है, ठीक है। मीडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सारी चीज़ें बताऊंगा, मीडिया लाइब्रेरीज कैसे क्रिएट करते हैं, आपने एल्बम पूरी कैसे रखनी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप जिस तरह मैंने टॉपिक्स आपको बता दिए, हेल्थ के रिलेटेड अलग है, आप पॉलिटिकल पार्टीज के रिलेटेड आपके डेटा अलग है, ठीक है। रियल एस्टेट के ऊपर आप अलग कर रहे हो, इवेंट मैनेजमेंट के ऊपर आप अलग काम कर रहे हो, तो बेसिकली डिफरेंट फील्ड्स हैं। और आप बेसिकली शायद ऐसी वेबसाइट चला रहे हो जो मल्टी डोमेन्स को टारगेट करती है, तो आप क्या करोगे कि उसके रिलेटेड जो मीडिया लाइब्रेरीज बनाओगे वो डिफरेंट होंगी, ठीक है। और उनको कैसे हैंडल करना है, उनको आपस में इंटरलिंक कैसे करना है, बैक लिंकिंग उनकी कैसे करनी है, वो सारी चीजें इसके अंदर मैं बताऊंगा। प्लगइन्स और थीम के रिलेटेड ये बेसिक कंसेप्ट होगा आपका, कि आप बेसिकली आपका है प्लगइन है क्या, उसको डाउनलोड कैसे करते हैं, अपडेट कैसे करते हैं, उसको डिलीट कैसे करते हैं, ठीक है। जब भी आप कोई थीम चूज करते हो, तो थीम चूज करने के लिए कौन कौन सी चीजें जो है ना, उनको मद्देनजर रख के आप वो थीम चूज करो। ऐसा ना हो कोई ऐसा ब्रोकन थीम उठाओ जिसकी वजह से आपकी जो होस्टिंग है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाए, आपका एसएसएल सर्टिफिकेट उठ जाए, ठीक है। ये टेक्निकल थोड़ी सी चीजें हैं जो आपने इसके अंदर समझनी है, ठीक है। विजेट और साइड बार्स के, जब भी आप देखते हो कोई भी वेबसाइट ओपन कर लो, लाइक मैंने यहाँ पे ये वेबसाइट ओपन की थी, तो इसके अंदर ये देखो, ये एक साइड बार के ऊपर ना आपका एक लगा हुआ है, ऐड लगा हुआ है, तो ये डिफरेंट विजेट कहलाते हैं, ठीक है। ये स्पेस है, ठीक है, जो आप किसी को कोई बंदा अपने लिए रिजर्व करता है। अब ये वाली जो स्पेस है ये इसने ना गूगल एडसेंस को दी हुई है, ठीक है। यहाँ पे गूगल अपने ऐड लगाता है, ठीक है। अब जब आप करते हो कोई भी काम करते हो अपनी वेबसाइट के ऊपर ना, स्पेसिंग करते हो, जब बिल्ड कर रहे होते हो, तो आप इसके डिफरेंट फीचर्स बनाते हो कि कहाँ कहाँ पे जो खाली स्पेस है यहाँ पे आप अलाउ करते हो किसी थर्ड पार्टी को कि वो अपने ऐड लगाए, चाहे वो गूगल एडसेंस के थ्रू आप कर रहे हो, चाहे आप अपने ऐड लगाते हो, आप एक स्पेस छोड़ते हो वहाँ पे, ठीक है। जहाँ जिस तरह अभी ये लगा हुआ है, ये ऊपर टॉप बार पे ये देखें, ये एक ऐड लगा हुआ है, तो ये बाय डिफॉल्ट आ रहे हैं, ये ऑटो ऐड लगे हुए, ठीक है। उनकी इसके देखें, कभी आप देखेंगे ना तो इसका साइज थोड़ा छोटा हो जाएगा, कभी बड़ा हो जाएगा, इसकी लेंथ विड्थ। तो ये जो है गूगल जब भी देखता है कहीं पे स्पेस बना रही है, ठीक है, उसके मुताबिक उसको अरेंज कर देता है, जिस तरह का सीपीसी रेट होता है और जिस तरह के अमाउंट जो लोग पे कर रहे होते हैं उसके हिसाब से ये सारी चीजें होती हैं। अब ये नीचे एक और ऐड आ रहा है, ये भी देख रहे हो। तो ये सारी जितनी भी चीजें हैं, या आप विजेट जब बनाओगे, ये साइड विजेट है, ये भी सारे ये आपने कैसे करेगी क्रिएट करने हैं, तो ये सारी चीजें जो है ना इसके अंदर देखोगे। स्लाइड शो कैसे बनाना है आपने, ये सारी चीजें आप देखोगे, उनके अंदर पिक्चर्स कैसे अपलोड करनी है, इमेजेस जो अपलोड करनी है वो एनिमेटेड भी हो सकती है, उनको कैसे टैकल करना है, कौन कौन से फॉर्मेट है जो ये बेसिकली सपोर्ट करता है, ठीक है, जिनमें अलाउ है बेसिकली आपको काम करना, तो वो सारी चीजें आप इसमें देखोगे, ठीक है। और जो जितने भी सोशल मीडिया है,
आपने सोशल मीडिया ऑन पेज जितनी भी आपकी साइट्स हैं उनको अपनी वेबसाइट के साथ कैसे लिंक करना है। जब भी आप ऑन पेज एसईओ कर रहे होगे ना, तो आपको ये जो सोशल मीडिया के एक फैक्टर है ना, अगर ये वेबसाइट के साथ अच्छे तरीके से इंटीग्रेट हुआ होगा, आप अपनी जो भी पोस्ट है उसको प्रॉपर्ली शेयर कर सकते हो थ्रू इंस्टेंट आर्टिकल के थ्रू करते हो, काम करते हो। तो मेन मकसद तो यही होता है, या तो पैसा होता है या आपकी ऑडियंस होता है। एट द एंड तो यही है कि पैसा ही होता है कि आपने रेवेन्यू जनरेट करना होता है। तो आपकी ये सोशल लिंक्स के थ्रू जो डिफरेंट प्लगइन आप खुद भी बना सकते हो कस्टम थ्रू PHP, या उसके फ्रेमवर्क को भी लारावेल ले लो, तो आपने वो बिल्ड करना होता है। या आप क्या करते हो कि जो फ्री ऑफ कास्ट ऑलरेडी पड़े हुए हैं, ठीक है, आप उनको यूज कर सकते हो। ठीक है, तो उनको यूज करके आप क्या करते हो कि डिफरेंट सोशल मीडिया बटन्स बनाते हो, उनको इंटीग्रेट करते हो। आप इंटीग्रेट जहां जहां करना चाहते हो वहां पे कर लोगे। ठीक है, फिर बैकअप जो इसका रखना होता है, ठीक है, वो सारा मैं आपको बताऊंगा कि उसको बैकएंड पे जो आपका जब आप वर्डप्रेस के ऊपर काम कर रहे हो तो उसको बैकएंड कैसे रखना है, बैकअप कैसे रखना है उसको, ठीक है, उसको अपलोड कैसे करना है। अगर खुदा ना खास्ता आपकी साइट क्रैश हो जाती है पूरी, तो नए सिरे से वहां से कैसे स्टार्ट लेना है। ठीक है, तो वो सारी चीजें मैंने आपको बता दी। ये उन्होंने थीम के ऊपर बताया हुआ है बेसिकली कि ड्यूरिंग दिस कोर्स ना मैंने जो यूज करना है डेवी थीम करना है। ठीक है, मैं आपको इसके ऊपर भी पूरा का पूरा बताऊंगा। जो कुछ थीम ऐसे हैं जो ओपन सोर्स है, ठीक है, मैक्सिमम थीम्स हैं ओपन सोर्स है, आप उनको यूज कर सकते हो। लेकिन ये है कि उनके ऊपर अगर आप टेस्टिंग करना शुरू कर दो प्रॉपरली, उनसे सीखना शुरू कर दो, ठीक है, तो कोडिंग करके आप अपना अच्छा से अच्छा बना सकते हो। ठीक है, अब ये लास्ट दो देख लो, प्लगइन डेवलपमेंट कस्टम प्लस आपका सेकंड कस्टम थीम डेवलपमेंट का जो कंसेप्ट है, ये एंड पे आपका आना है जब आप ये बाकी सारी चीजें सीख लोगे। ये बेसिकली आपका एक इंटरेस्ट बनाने के है कि अगर आपका इंटरेस्ट बन गया सारी चीज़ों में, आपको वो समझ आना चीज़ें शुरू हो गई, तो फिर फर्दर हम आएंगे इन चीज़ों के डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अब इनका अगर मैं कहता हूँ 50% भी कर लेते हो ना, ठीक है, तो अच्छी खासी सैलरी भी आपको मिल सकती है अल्हम्दुलिल्लाह, काफ़ी चीज़ें आप कवर कर सकते हो इसके अंदर। ठीक है, अब कंप्लीट एसईओ का जो कोर्स होगा आपका सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का, इसके अंदर जो जो चीज़ें आप कवर करोगे वो मैं आपको बता देता हूँ। एसईओ बेसिकली क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है, ठीक है, उसके बाद इसकी ग्रोथ जो डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से है, साइबर सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें हैं, साइबर क्राइम के रिलेटेड है कि कौन सी चीज़ों से बचना है, कौन सी करनी है, जो करनी है वो किस तरीके से करनी है। ठीक है, तो उनको देखना है, टाइप मार्केटिंग की टाइप कौन सी है, ठीक है, वो सारी आपको डिफाइन की जाएंगी। ठीक है, एसईओ का पर्पस होता क्या है बेसिकली, एसईओ किस पर्पस के लिए यूज होती है, ठीक है, बेसिक्स इसके क्या है, टर्मिनोलॉजीज की क्या है, ठीक है, ये सारी चीजें आप इसके अंदर देखो, एडवांटेजेस देखोगे इसके। कीवर्ड रिसर्च करनी कैसे है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा इसके अंदर। कीवर्ड बेसिकली आप ना इसमें देखोगे कि कीवर्ड होता क्या है, आप भी डेली बेसिस पे डिफरेंट कीवर्ड सर्च करते होंगे, तो उनको कैसे सर्च करना है, एक कीवर्ड बनता है कैसे, उसको आप उसकी रैंकिंग कैसे चेक करते हो, यार उसका वॉल्यूम कितना है, बाकी सारी चीजें कितनी है उसको। अगर मैं आप किसी कीवर्ड के ऊपर काम करते हो, तो आप उसके ऊपर फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप देखोगे कि आप उस कीवर्ड के ऊपर काम क्यों कर रहे हो। ठीक है, आप उसकी कुछ चीजें कैलकुलेट करोगे, जिस तरह आप ना कोई भी नया काम शुरू करते हो, बिजनेस शुरू करते हो ना, तो आप क्या करते हो, अपनी स्ट्रेंथ वीकनेसेस अपॉर्चुनिटीज को कैलकुलेट करते हो। ठीक है, तो उसकी बेस पे आप कहते हो यार कि फर्दर ये मुझे काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर आपके पास स्ट्रेंथ भी है, अपॉर्चुनिटीज भी है, ठीक है, और वीकनेस जो है वो मिनिमम है कि ना होने के बराबर है, आप कहते हो यार मैं इसको कवर कर लूंगा, तो तब आप किसी बिजनेस में हाथ डालते हो रिस्क को मिनिमम रख के। ठीक है, ये तो नहीं है 100% रिस्क है तो आप कोई काम शुरू कर दोगे। तो वो सारी चीजें हैं कि जब भी आप कोई कीवर्ड्स चूज करोगे या सजेस्ट करोगे किसी थर्ड पार्टी को, ये जो आपका क्लाइंट है, तो वो कुछ इसकी टर्मिनोलॉजीज हैं जिनको फॉलो करके ना आप उस बंदे को सजेस्ट करोगे कि यार बेसिकली इस कीवर्ड के ऊपर काम करो, ये रहेगा। ठीक है, वो सारी चीजें मैं आपको सिखाऊंगा कैसे करना है। अब इसमें ना जब कीवर्ड आप कर रहे होते हो, तो इसमें डिफरेंट टाइप्स के कीवर्ड्स आ जाते हैं, जैसा ये मैपिंग का लिखा हुआ नहीं है, देखो मैपिंग कीवर्ड्स टू वेबसाइट पेजेस। ठीक है, ये मैं आपको बताऊंगा। आपने देखा होगा जियोग्राफिकल चीजें आ जाती हैं, लिमिटेड एरिया के। अब एक बंदा कहता है ना, जब आप ग्लोबली चीज को कर रहे हो ना, तो वो जब एसईओ कर रहे हो ना ग्लोबली, तो वो एक थोड़ी डिफरेंट चीज होती है। ठीक है, आपने एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को बरकरार रखना होता है, उसकी चीज मुताबिक आपने आर्टिकल लिखना होता है कि मल्टी कंट्रीज जो है वहां से जो ट्रैफिक जनरेट हो रही है, हर एक बंदे को बराबर तरीके से चीज नजर आए। ठीक है, और समझ भी आए कि हर वाकई बंदा कहना क्या चाह रहा है।
या जो जिस तरह का सोल्यूशन है। फॉर एग्जांपल मैं जाके गूगल के ऊपर लिखता हूँ मुझे वेब डेवलपमेंट कोर्स चाहिए, ठीक है, या बेस्ट कोर्स कौन सा है इन फ्यूचर अगर मैं जो लेके चलना चाहूँ साथ जो मुझे अच्छी अर्निंग दे सकता है। तो ये जो बेसिकली कीवर्ड है ये ग्लोबली कीवर्ड है, तो ये यहाँ पे नहीं है सिर्फ कि यार मैं ना देख रहा हूँ कि सिर्फ ना G9 में कौन सा कीवर्ड अच्छा जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह के कीवर्ड्स को आप जब सर्च करते हो तो उसका सोल्यूशन भी वैसा भी होना चाहिए, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आप एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज है, ये तो कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। आप इनको करोगे कहीं पे भी आईटी का बंदा बैठा हुआ कहीं पे भी जॉब कर सकता है। आपने एसईओ किया, आप एज अ फ्रीलांसर वर्क कर सकते हो, ठीक है। आप लोकल मार्केट में वर्क कर सकते हो। तो जब आप एज अ फ्रीलांसर वर्क कर रहे हो यहाँ बैठे हो सकते हैं आपको यूके यूएसए का बंदा मिल रहा है जिसका आप काम कर रहे हो, तो आपको उसकी टेक्निकल चीजें बतानी चाहिए कि आपने बेसिकली उसका काम कैसे करना है। और जब आप किसी सेकंड डोमेन को करते हो कि एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए लिमिटेड एरिया को करना है, तो वहां पे आप एक छोटा ये ग्राफ है, इस ग्राफ के अंदर आप एक छोटी सी चीज को फोकस करोगे ना तो वो ज्यादा मुश्किल होगा। एसईओ और एक्सएमएल देखिए ये एक कम्पेटिटिव फील्ड है। अगर बंदा ये चाह रहा है कि मेरा पेज फर्स्ट ऊपर रैंक हो, फर्स्ट पेज पे, तो इसमें बहुत सारे स्पेशलिस्ट भी बैठे होंगे, एक्सपर्ट भी बैठे होंगे। मैंने ऐसा क्या करना है कि जिस चीज को मैं रैंक करवाना चाह रहा हूँ, ऑब्वियसली उसको और भी लोग रैंक करवाना चाह रहे हैं। एग्जैक्टली। मैंने अपने आप को ऐसा क्या करना है कि मैं टॉप पे रहूं। अच्छा, दो चीजें होती है ना इसमें। आप क्या करते हो, जब भी आपने देखा होगा, आप कोई भी यूट्यूबर ले लो, कोई भी यूट्यूबर ले लो, वो कभी भी ऐसा कंटेंट नहीं बनाएगा जो लोग ना देखें, ठीक है। वो क्या करते हैं, लोगों के नीड और वांट दो फैक्टर है, ठीक है, इसके साथ खेलते हैं। जब भी आप देखोगे कोई कंटेंट बनेगा या तो इमोशनल होगा, ठीक है, जिसमें माँ बाप बहन भाई या कोई ऐसी एक्टिविटी हो रही होगी जो आपको डायरेक्ट इमोशंस के साथ टच होगी, तो आप क्या करोगे, उसको देखोगे भी पूरा, ठीक है, और सेकंडली उसको लाइक करोगे, शेयर करोगे, वो सारी चीजें। और इसके अलावा अगर आप दूसरा फैक्टर देखो तो आपकी आ जाती है कि वांट, नीड और वांट वाला कंसेप्ट आ गया कि एक ऐसी चीज जो आपको चाहिए चाहिए। अगर मैं यूट्यूब पे जाके सर्च करता हूँ कि मुझे कोर्सेज चाहिए, ठीक है, तो वो तो मेरी नीड है ना बेसिकली। तो मुझे अगर वो नीड बंदा मेरी पूरी कर रहा है, उसके ऊपर उसने स्टोरी बनाई हुई है, तो मेरे लिए तो वो ठीक है, समझे हो। तो हमने उस चीज को भी देखना है। इंटरटेनमेंट का कंप्लीट फैक्टर आ जाता है। आप जब भी कुछ चाहते हो यार कि मैं थोड़ी देर रिलैक्स करूँ, तो आप तो यूट्यूब पे ही जाओगे या किसी और प्लेटफॉर्म पे जाओगे, ठीक है। तो वो लोग ऐसा कंटेंट बनाते हैं जो बेसिकली डायरेक्ट टच होता है किसी न किसी आपके इमोशंस के साथ, ठीक है। आप भी ऐसे ही करोगे। आप एक प्रोडक्ट आप बनाते हो, अब एक कीवर्ड है जो किसी लाइक कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, तो आप एट द एंड आपका मकसद क्या होता है कि वो सेल हो, ठीक है। तो कीवर्ड भी जब भी आप कोई किसी कीवर्ड के ऊपर काम करोगे तो आपकी यही स्ट्रेटेजी होगी ना कि उसको मैं ग्लोबली रैंक करूं। अगर वो लोकल पाकिस्तान में आप करना चाहते हो तो पाकिस्तान में आप उस चीज को रैंक करो, ठीक है। जब आप लिमिटेड करना चीजों को शुरू कर देते हो कि फॉर एग्जांपल में एक प्रोडक्ट है आपके पास, लाइक जमीन है, ठीक है, और आप क्या करते हो कि उसको सिर्फ सेल करना चाहते हो। आप चाहते हो यार कि मुझे ना सिर्फ रावलपिंडी, इस्लामाबाद, आजाद कश्मीर और ये जितने भी एरियाज हैं इन एरियाज का बनना चाहिए, एक स्पेसिफिक एरिया है और 300-700 प्लाट है आपके पास, ठीक है। आप उसको सेल करोगे जब, तो आप क्या करोगे, इस तरह की कम्युनिटी को टारगेट करोगे। आप देखोगे यार ये आपस में कैसे बातचीत कैसे करते हैं, ठीक है। आप उस लेवल पे आके ना करना शुरू करो, ना कि ये कि ग्लोबली चीज को कर दो उस लेवल की कि जो लोअर कम्युनिटी है उसको समझ ही ना आ रही। जब समझ ही नहीं आएगी तो आपको क्लाइंट तो वो नहीं आएगा ना। तो आपने क्या करना होता है कि जो अपना कंटेंट जनरेट करना होता है ना, उसके फिर ना जो आप स्ट्रेटेजीज बनाते हो तो उसको डिफरेंट कैटेगराइज करना होता है उसको। तो फॉर एग्जांपल कम्युनिटी की बेस पे आप जिस तरह आप कोई भी, अब एजुकेशन है, अगर आप यहाँ पे बैठे हुए कोर्स करने के लिए, तो इन्होंने भी जब ऐड लगाया होगा तो वो आपकी एज को देख के लगाया होगा कि इसको बच्चा तो कोई भी इंटरेस्ट नहीं लेगा इसमें, ठीक है, या पूरा बंदा जो है 50+ बंदा वो भी इंटरेस्ट नहीं लेगा, ठीक है। तो जब भी आप कोई काम करोगे तो आप उसकी एज फैक्टर देखोगे, फिर उसका इंटरेस्ट देखोगे, यार इसके अंदर कौन से बंदे इंटरेस्ट लें, ठीक है, उसके मुताबिक उस तरह का कंटेंट जनरेट करोगे। अब दो कंपनीज है, ये एप्पल है, ये सैमसंग, दोनों ने मोबाइल की अलग से रिस्पेक्ट था, दोनों टेक्नोलॉजी की कीवर्ड को टारगेट कर रहे हैं, एग्जैक्टली, ठीक है। अब दोनों के स्पेशलिस्ट बैठ के लगेंगे कि मैंने अपनी साइट को नंबर 1 पे रैंक करना। ब्रांड अवेयरनेस का कांसेप्ट आ गया। अब यहाँ पे जाकर क्या कौन सा जो फैक्टर मैच होते हैं दूसरे के ऊपर, इनमें तो स्ट्रेट फॉरवर्ड जो चीज चल रही है वो ब्रांड अवेयरनेस का कांसेप्ट है, आपको बताया ना। इसमें क्या चीज है कि जब आप फीचर्स आप देख रहे हो सेम ही है, ठीक है, अगर वो भी 64 GB दे रहे हैं, उसके अंदर स्पेस दे रहे हैं, ठीक है, और उसमें रैम रोम जो भी कंसेप्ट है वो सारी चीजें सेम है,
तो आप देखते हो, आप कहते हो यार कि एक जो कंपनी है, सैमसंग कंपनी है, उसको मैं क्यों प्रेफर करूँ एज कम्पेयर टू ओप्पो या कोई और दूसरा थर्ड कंपनी जो है उससे। तो आप क्या करते हो कि उनकी जो ओवरऑल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, आपको ब्रांड के बारे में आप लोगों से पूछते हो, ठीक है यार कि मैं अगर लैपटॉप खरीदने जा रहा हूँ तो मुझे कौन सा लैपटॉप लेना चाहिए। तो आप कुछ 10 में से 4 बंदे कहेंगे डेल का ले लो, ठीक है, कुछ कहेंगे आप सैमसंग का ले लो, एप्पल का ले लो, ठीक है। तो वो जिस तरह की कम्युनिटी में आप जाना शुरू करोगे, ठीक है, आपको उस तरह के क्वेश्चन मिलना शुरू होंगे, फिर आप अपनी रेंज देखोगे, उसके मुताबिक आप चीज को ले लोगे। सेम सिचुएशन है कि जब एक बंदा आप हो, आप जब भी अपनी प्रोडक्ट की मार्केटिंग करोगे, तो आप क्या करोगे, आप प्रोडक्ट बनाने से पहले ना उसकी जो रिसर्च करोगे ना, आप देखोगे कि मैं ये प्रोडक्ट किस कम्युनिटी के लिए बना रहा हूँ, समझिए। तो ये स्ट्रेटेजीज के अंदर आप अपने जो कीवर्ड्स के ऊपर काम करोगे ना, उसमें आपकी स्ट्रेटेजीज में आपकी एज से लेके एरिया से लेके एक एक चीज को आपने फुलफिल किया होता है। फिर वन बाय वन जो जो एक एरिया में आपकी ब्रांड की आपको पता चल गया कि हाँ जी यहाँ से लीड्स निकलना शुरू हो गई हैं और ये सेकंड कंट्री में भी लोग इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो आप ऑटोमेटिकली मूव करना शुरू करोगे, वन बाय वन चेन बनेगी। ये जो आप बता रहे हो ये सोशल मीडिया स्ट्रेटजी के अंदर है। एग्जैक्टली, सोशल मीडिया स्ट्रेटजी कीवर्ड्स भी है ना इसके अंदर, समझो। ये एक चीज नहीं है, ये इंटरलिंक है सारी चीजें। जब आप कीवर्ड रिसर्च के ऊपर शुरू करोगे ना काम, आर्टिकल राइटिंग शुरू करोगे, आप देखोगे यार कि आप जब कोई कीवर्ड सर्च करते हो तो उसको जो उसका कंपटीशन है, ठीक है, वो हाई है। लाइक आप एक ब्रांड लॉन्च करते हो जो किसी भी कोई टॉप लेवल ब्रांड है, उसके साथ लिंक हो रहा है, ठीक है, तो आप सोच भी नहीं सकते कि उसको कैसे बीट करोगे। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ कि मैं एक ऑनलाइन अकेडमी बना लेती हूँ, फिजिकल अकेडमी बनाता हूँ, तो सेम लेवल पे किड्स अकेडमी है, तो वही चीजें सर्विसेज किड्स अकेडमी दे रही है और वही मैं दे रहा हूँ, तो कौन सी ज्यादा पॉपुलर रहेगी? किड्स रहेगी। क्यों भाई, इसके 4 ब्रांड चले, ठीक है, लोग इसमें इंटरेस्ट लेंगे, लोगों को पता है यार कि यहाँ से पढ़ने के बाद बच्चा जो है वो आगे सक्सेसफुल रहेगा। अब इसकी एंट्री टेस्ट की देख लो, बाकी देख लो, सारी चीजें सीएसएस की क्लासेस का पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें देख लो, तो लोगों को पता होता है यार कि एटलीस्ट यार एक ब्रांड है बेसिकली, ठीक है, यहाँ पे हमारा बच्चा जाएगा तो चीज सीखेगा, एक टाइम पीरियड में एक चीज उसको कवर होगी। यही सेम सिचुएशन में भी वही सर्विसेज दूँ अगर घर बैठ के, या मैंने अपनी अलग से अकेडमी बनाई हुई है, तो लोग मुझ पे तो ट्रस्ट नहीं करेंगे, समझो क्यों? क्योंकि मेरे पीछे ब्रांड का टैग नहीं है, समझो। मैं एक नया बंदा हूँ, मेरे पास ऐसा कोई बंदा नहीं आएगा, और ब्रांड को मैं अगर इस लेवल पे लेके आने के लिए मुझे ब्रांड अवेयरनेस के ऊपर पैसा लगाना पड़ेगा, बाकी स्ट्रेटेजीज देखनी पड़ेगी, फ्री कोर्सेज करवाने पड़ेंगे, ठीक है, काफी हजार चीजें ऐसी होती हैं कि जो आप करते हो। आपने देखा होगा जो रोड के ऊपर लगे होते हैं पेनाफ्लेक्स वगैरह लगे होते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, आप देखिए कितना खर्चा हो रहा होता है इनका, लेकिन ये तो नहीं कहते कि भाई नहीं लगवाने, समझो कि एक हफ्ते के लिए उन्होंने कहा ना, एक 6 रोड देख लो या अपनी ये मेन रोड देख लो, यहाँ पे कितने बैनर लगे होंगे, ठीक है, और हर बैनर के एक स्पेसिफिक अमाउंट चार्ज करते हैं वो। तो अगर मैं ये कहता हूँ कि इस G9 के इस पॉइंट से लेके जो मेन कश्मीर पॉइंट है वहां तक ना, आप अगर मैं कहता हूँ 1.5 लाख रुपया लगा देते हो एक हफ्ते का, और एक हफ्ते के बाद आपको वो बैनर उतार के नए लगाने ही लगाने, क्यों? ये खर्चा तो है, लेकिन क्या है कि इस एरिया में आपकी एक प्रोडक्ट है, आप उसको क्या करते हो कि आप कस्टमर को, जो भी आपका यूजर है, उसके बार बार आप चाहते हो आते जाते उस चीज को देखे, ठीक है, अगर खुद नहीं करता अपने बच्चे को वो भेजे, लेकिन उसके जहन में हो गया हाँ यार यहाँ पे एक चीज है जो मेरे बच्चे को या मुझे सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ब्रांड अवेयरनेस का जो कंसेप्ट है ये बहुत बड़ा है, इसको आपने करना है। फिर जो ऑन पे चीजें हैं, ये ऑन पे चीजों में ये भी आपके ब्रांड पे आ जाएगा, ठीक है, आपकी जो स्ट्रेटेजीज हैं ये सारी आ जाएंगी, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा आपका एक जो टेक्निकल एसईओ है या लिंक बिल्डिंग है, ऑफ पेज एसईओ, ये आप करोगे, ठीक है। ऑफ पेज एसईओ क्या है? मैं अगर आप एक कंसेप्ट दूं, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं आपको दूं, मैंने अभी वेबसाइट खोली थी AirY ना, इसको कैंसिल करो, ये AirY है, इसको मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं इसकी ट्रैफिक चेक करता हूँ, ठीक है। कुछ चीजें चेक करनी होती है ना जब भी आप शुरू करते हो, आप देखते हो, आप कंपटीशन देखते हो सबसे पहले। तो आपने क्या किया, आपने देखा सबसे पहले जो जिस प्रोडक्ट के ऊपर आप कर रहे हो वो है बेसिकली रिलेटेड टू न्यूज, ठीक है। तो आप क्या करोगे कि आप न्यूज के रिलेटेड ही फिर बाकी वेबसाइट जो आपके कंपटीशन में बंदे हैं, आप उनको देखोगे, उनकी स्ट्रेटेजीज को देखोगे कि वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, ठीक है। उन्होंने, अब बैकलिंक्स की बात आती है तो आप देखोगे यार इन्होंने बैकलिंक्स कहाँ कहाँ से लिए हैं,
फिर आप देखोगे यार इनकी ट्रैफिक कहाँ से जनरेट हो रही है और हर दिन की कितनी जनरेट होती है। फिर आप ये देखोगे कि उनका जो जो पे पर क्लिक रेट होता है वो कितना है, ठीक है, उनको चेक करोगे। वो चेक करने के बाद आपको आइडिया होगा कि यार ये मंथली डे एक दिन में कितना पैसा कमा रहे हैं, मंथली कितना पैसा कमा रहे हैं, वो सारी चीजें आपको पता चलेंगी। ये भी पता चलेगा कि कितने कीवर्ड आज दिन तक आपने रैंक करवाए इस वेबसाइट में। ये ले लो, कोई भी हेल्थ के रिलेटेड ले लो, ठीक है। मैं आपको 2 कीवर्ड्स के ऊपर आज करूंगा। एक तो आपकी हो गई ये न्यूज़ के रिलेटेड और एक हेल्थ का कोई भी टॉपिक मैं बता दूंगा। कोई भी एक सिंपल वेबसाइट कि एज अ आप ना कंटेंट राइटर, आप कह रहे हो ना कंटेंट राइटर हो, तो एज अ कंटेंट राइटर अगर आप शुरू करते हो, अपनी एक वेबसाइट शुरू करते हो, तो एक रूम में बैठे हुए अगर एक आर्टिकल राइटिंग का आपको काम आता है, ठीक है, आपके रिसोर्सेज अच्छे हैं कि आप डिफरेंट कम्युनिटीज के साथ जुड़े हुए हो, तो आपके पास जो आर्टिकल अच्छे से अच्छा आ सकता है जो लोगों की नीड को पूरा कर सकता है, तो आप रेवेन्यू कितना कमा सकते हो। लोगों को तो चलो प्रोवाइड कर रहे हो ना, सोर्स प्रोवाइड कर रहे हो लर्निंग का, लेकिन जो आपका है ना, आप रेवेन्यू उससे कितना कमा सकते हो, वो भी तो चीज़ देखनी होती है, ठीक है। तो मैं जो टेक्निकल जो बेसिकली आपकी ये सोचो मोटिवेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ है ना, वो मैं आपको एटलीस्ट बताना लगा हूँ कि यार आपने को रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ कितनी है, और जो पर क्लिक रेट होता है गूगल के पॉइंट ऑफ व्यू से, बाकी सर्च इंजन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो कितना है। और सेकेंडली ये है कि आपके पास कौन से ओपन सोर्स चीज़ें हैं जहाँ से आप रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो, ठीक है। बैठे हुए इंडियन हमसे आगे, तो उसके रीजन बेसिकली यही है कि वो क्या करते हैं कि उनका 10th क्लास का बच्चा भी जो है एज यूट्यूब पर वो काम कर रहा होता है पार्ट टाइम, उसके पास एक छोटी सी स्किल भी आती है ना, तो उस स्किल को भी वो लोगों को शो करता है, ठीक है। चाहे वो इमोशन की है या एंटरटेनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ना कुछ एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा होता है। हम बस उनको देख के कह रहे होते हैं यार ठीक है बड़ा अच्छा किया है ये, लेकिन वो उस चीज के ऊपर हम क्यों नहीं कर रहे, नॉलेज नहीं है ना। आपको पता नहीं है कि यार अगर आप एक प्रॉपरली वीक में एक वीडियो बनाओगे, ठीक है, और वो वीडियो ऐसे बना रहे हो आप जो लोगों की नीड को पूरा कर रही है, ठीक है, उससे आपको रेवेन्यू भी आ रहा है ना भैया। कैसे आएगा रेवेन्यू, वो कौन कौन से सोर्स हैं वो भी तो आपको देखने पड़ेंगे। तो मैं एक टॉपिक सबसे पहले ना आपकी साइड वर्थ बताता हूँ आपको, ठीक है, कि इसकी वेबसाइट की वर्थ बेसिकली क्या है, इसकी ट्रैफिक एवरेज कितनी जनरेट हो रही है, ठीक है। ओपन पड़ी होती है डिफरेंट आपकी वेबसाइट जो है, आप जब भी चेक करना चाहो तो ऑनलाइन चेक कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट इतनी ज़्यादा पड़ी हुई है जिसके ऊपर आप आगे डेली बेसिस पे चेक कर सकते हो यार कि कौन सी कंपनी जो है वो कितना रेवेन्यू जनरेट कर रही है पर डे के हिसाब से, मंथली कितना कर लिया, ईयरली कितना कर लिया, ठीक है, और उनके ऊपर वो डेली बेसिस पे आर्टिकल कितने पब्लिश होते हैं, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। हाँ अब ये देखो कितना है ये एवरेज देखें कि इसके ऊपर डेली का जो ट्रैफिक जनरेट हो रही है वो कितनी हो रही है। एक पॉइंट ये होता है ना, अब यहाँ पे अगर इतनी ट्रैफिक जनरेट हो रही है तो अब ये देखो यार कि आपका एवरेज में ना अच्छा खासा यहाँ पे पीछे बैकएंड पे सर्वर कास्ट भी तो अच्छी खासी आ रही है। यूनिक विजिटर जो डेली का इतना है और डेली की इनकम इनकी कितनी है $790। अगर मैं यही $790 जो है एक दिन की इनकम जो है 790 को मल्टीप्लाई करता हूँ 172 चल रहा है ना डॉलर, तो एवरेज आपकी इनकम कितनी होगी। हाँ 1 लाख नहीं, वो मैंने डबल लाइन लिख दिया था एग्जैक्टली, वो मैंने डबल लाइन लिख दिया था वहाँ पे, ये देखें डबल लाइन लिख दिया था मैंने। हाँ तो एक पॉइंट मैं वैसे बता, सॉरी नहीं अभी ये पर डे के हिसाब से समझो, सैटेलाइट चैनल है बेसिकली इनका, लेकिन ये सिर्फ एक वेबसाइट का मैं बता रहा हूँ कि इनकी जो एक वेबसाइट है ना, वो कौन सी वेबसाइट है इनकी, इसका नाम देख लो कि इनकी एक वेबसाइट है airway.tv, ठीक है, .com.pk है, .pk है, ठीक है, न्यूज़ अलग है, एंटरटेनमेंट अलग है, ठीक है, तो ड्रामे जहाँ पे आते हैं वो अलग, सीरीज अलग आती हैं, सॉन्ग्स जो रिलीज होते हैं वो अलग होते हैं, बच्चों के लिए जो है वो अलग है, तो वो रेवेन्यू कैलकुलेट करना शुरू होते हो। ये सिर्फ जो रेवेन्यू है ये थ्रू एडसेंस है,
एडसेंस जो रेवेन्यू मंथली देता है इन्हें, वो कितना देता है, एवरेज जो एक दिन का इतना है, और ये अमाउंट है जो इनकी यूनिक विजिटर्स के ऊपर इनकी एवरेज अमाउंट बनती है मंथली एस्टिमेटेड। ये अमाउंट है जो इनकी ईयरली बनती है, एक साल की अमाउंट बनती है जो, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट अब करने बैठो ना तो आपको पता चले कि बैक एंड पे चीजें रेवेन्यू कितना आ रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, एक और कंसेप्ट आपको देता हूँ। आप क्या करते हो, इसके बैकलिंक चेक करते हो। आप चेक करते हो यार कि ये कौन कितने बैकलिंक्स हैं इसके, या कौन कौन से बैकलिंक्स इसने लगाए हुए हैं। कोई भी वेबसाइट है ना, जब आप, मैं कहता हूँ ये बिल्डिंग है तो इसकी बुनियाद क्या है, ठीक है। तो सेम सिचुएशन है कि जब भी आप करोगे ना तो आपको डिफरेंट टूल्स की जरूरत पड़ेगी आपको रिसर्च करने के लिए। आप अपने कंपिटिटर्स जितने हैं उनको देखोगे कि वो वर्किंग कैसे कर रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं एक टूल को यूज करता हूँ, फ्री ऑफ कास्ट अभी पड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसको कुछ लेवल तक फ्री ऑफ कास्ट हम इसको सर्च कर सकते हैं, इसके अलावा भी बहुत टूल पड़े हुए हैं हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, इसको सर्च करेंगे कि इसके कितने बैकलिंक्स आज दिन तक लगे हुए हैं, कि इतना रेवेन्यू कमा रही है, गूगल के ऊपर कितने परसेंट रेटिंग है इसकी, इसके जो ये यूआरएल है इसकी कितनी है, डोमेन की रेटिंग कितनी है, बैकलिंक्स कितने हैं इसके आज दिन तक। और उसके बाद ये देखेंगे कि डू फॉलो में कौन से हैं और नो फॉलो में कौन से हैं। तो इसमें मैक्सिमम डू फॉलो में, तो डू फॉलो बेस्ट होता है, ठीक है। अब ये आपको ना 100 बैकलिंक बता देता है फ्री ऑफ कॉस्ट, कि ये वो 100 बैकलिंक है जहाँ पे इसको बैकलिंक मिला हुआ है। और हर बैकलिंक से इसने ये भी बता दिया कि रेवेन्यू जो ट्रैफिक पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें, ये देखो ट्रैफिक कितनी आ रही है। ये वाला जो बैकलिंक है ये इन्होंने खुद अपने से ही जनरेट किया हुआ है, एक चीज को अपनी वेब, एक पेज को दूसरे के साथ लिंक किया हुआ है। ये न्यूज़पेपर वाले क्या है, इसके साथ इंग्लिश न्यूज़पेपर है, इंटरनेशनल न्यूज़पेपर है, इससे 55% इन्होंने आज की डेट में आए हैं, ठीक है। ये देखो एयर बाई क्या है, फिर ये एयर बाई विकिपीडिया के ऊपर एग्जैक्टली। हाँ ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है, एग्जैक्टली। तो जब ये आप एसईओ कर रहे होंगे ना तो आप क्या करोगे, ये गेस्ट पोस्टिंग आपकी इन्हीं चीजों में आ जाती है। लेकिन गेस्ट पोस्टिंग में एक चीज आ जाती है, और जब आपने देखा होगा, आप क्या करते हो कि आप ना जब कमेंट सेक्शन में जाते हो और वहां पे एक बंदे को जाके ये कहते हो यार कि बेसिकली आपकी जो वेबसाइट है, ठीक है, उसके ऊपर ना बेसिकली ये रिलेटेड है मेरे टॉपिक के। आप क्या करोगे, मेरा ये बेसिकली एक आर्टिकल है जो पब्लिश करता हूँ, मुझे एक लिंक दे दो, वैलिड लिंक दे दो। तो वो बेसिकली एक तो क्या हो गया कि आपने क्या किया कि उसको जब कमेंट किया तो वो बिल्कुल नीचे उसका कमेंट्स आया, तो वो नो फॉलो में है। एक फैक्टर ये है उससे बेहतर ये है कि आप क्या करो कि आपको पता चल गया ना कि इस बंदे ने ऑलरेडी एक बंदे को बैकलिंक दिया है, ठीक है। तो उसके डिफरेंट सोर्स है, कॉन्टेक्ट अस का पेज बना हुआ है, उनको प्रॉपर ईमेल है, ईमेल पड़ी हुई है, आप उनको प्रॉपर मेल करो, ठीक है, उनसे कॉन्टेक्ट करो। अगर वो आपको प्रॉपरली बैकलिंक देते हैं, आपका आर्टिकल उनको अच्छा लगता है, ठीक है, तो आप वो लाजमी उनसे बैकलिंक लो, ठीक है। तो वैलिड बैकलिंक वही होगा। अब सेकंड टॉपिक हम सिलेक्ट करते हैं। जैसे अभी आपको ये कैसे पता लगा नो फॉलो और गो फॉलो? ये हर एक चीज के साथ मेंशन होते हैं, ये देखो मैं बताऊंगा। नो फॉलो नो फॉलो में वो है कि एक बंदा आपकी लिंक तो लगा रहा है, लेकिन उस लिंक को वो ये नहीं कह रहे कि यार इसके ऊपर विजिट करो। शायद आप विजिट करोगे तो आगे आपकी जो मोबाइल है हैक हो जाए या सिस्टम जो है हैक हो जाए, वो इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता। लेकिन एक लिंक ऐसा है जो जब आप वो आपको रेफर करता है, ठीक है, डू फॉलो में, तो वो आपको ये कहते हैं यार कि आप यहाँ पे जाओगे, आपको सिक्योरली सारी चीजें जो है इन्फॉर्मेशन आप गेट कर सकते हो, आपको किसी किस्म का डर नहीं। मैं जिस बंदे को प्यार किया मेरा एक रेटिंग डाला, ठीक है। अब मैं उसे ये रिक्वेस्ट कर पर टर्म्स एंड कंडीशन ये है कि क्या पड़ेगा, गो फॉलो में डालना है, गो फॉलो में डालना है, डू फॉलो। डू फॉलो में ये है कि आप ना क्या करते हो कि जब भी बैकलिंक लेते हो ना क्लाइंट किसी से भी, तो आपकी कोशिश ये होती है कि वो जो क्लाइंट आपको बैकलिंक दे रहा है वो टॉप पेजेस पे है। एक्जेक्टली। कोई भी वेबसाइट है ना उसके कोई 2-3 टॉप पेजेस होंगे जहां पे मैक्सिमम ट्रैफिक आ रही है, ठीक है। तो आप जो आर्टिकल लिख रहे हो शायद उसी कैटेगरी के रिलेटेड है, तो आप क्या करोगे, आप उसे कहोगे यार इसके टॉप हेडर पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, लेफ्ट जो साइड बार है, राइट साइड बार है, वहां पे दे दो, मुझे फुटर पे नहीं चाहिए, फुटर पे ना दो, ठीक है। जितना नीचे होगा ना वो उसकी रेटिंग गिराएगा, ठीक है। तो आप उसको एक तो ये है कि टॉप पे लोगे और उसको कहोगे कि इसको प्रॉपर्ली लिंक कर। अब मैं इसके एग्जांपल आपको देने लगूँ कि ये कैसे होगा, सारी चीजें कैसे होंगी।
मतलब ये सारी बातें इसमें negotiate की जाती है नहीं बैकलिंक तो एक प्रॉपर चीज है ना कि बैकलिंक आप जब बंदे एक से लेते हो, अभी एक वेबसाइट है इसको मैं इस्लामाबाद सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से, शिफा फॉर यू हेल्थ के रिलेटेड है। अब इसमें आते हो ना आप ये न्यूज ब्लॉग के सेक्शन के अंदर ना आप ये देखिए एक प्रॉपर सेक्शन है जो मैं ये कह सकता हूँ कि डायनामिक पॉइंट ऑफ व्यू से ना कि बाकी आप सर्विसेज देख लो, ये एक स्टैटिक मेंशन हुई है सारी चीजें, ठीक है। अब बंदा आता है सिर्फ फॉर्म फिल करता है या अपनी सर्विस लेता है, लेकिन ये एक ऐसा टॉपिक है ब्लॉग्स एंड न्यूज वाला या कैरियर अपॉर्चुनिटीज के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा, ठीक है, जहाँ पे डेली बेसिस पे न्यूज अपलोड हो रही है। अब यहाँ पे देखो ये एक है आपका, ये टॉपिक है, ये टॉपिक है, ये टॉपिक है आपका, ठीक है, ये टॉपिक है, हर एक का ओनर जो है ना वो अलग है, और जिस बंदे का ये आर्टिकल है उसकी डिटेल लाजमी मेंशन होगी। ये इसकी मैं ओपन करता हूँ, इसको देखना एक मिनट। अब ये आर्टिकल पब्लिश कब हुआ वो चीज, और जिसने पब्लिश किया ये कौन है, यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे तो आपको इसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलेगी। आर्टिकल का असूल क्या होता है कि आर्टिकल जिस बंदे ने पब्लिश किया है, जिस चीज की वो प्रॉपर्टी है बेसिकली, आप उस चीज को लाजमी मेंशन करो। इसमें जरा एक सेकंड क्लिक कीजिए, सॉरी इसमें क्लिक कीजिए, देखते हैं हम ये देखते हैं, ये नीचे फुटर में भी इन्होंने दिया हुआ है, ये देखो ये एक आर्टिकल है ना, कंप्लीट आर्टिकल दे दिया इन्होंने, जिस बंदे ने ये आर्टिकल लिखा है ये उसकी इंफॉर्मेशन आ गई पिक्चर के साथ, एक बेसिक इंफॉर्मेशन यहाँ पे इन्होंने दे दी। मतलब ये जो किसी और नहीं, अब ये देखो ना एक बंदा है, इन्होंने क्या किया हुआ है कि सिंपल जो जब भी आप कोई आर्टिकल लिखते हो, आर्टिकल तो डिफरेंट लोग हैं, अब एक यूनिक पर्सन होते हैं जिनका आप आर्टिकल लिखते हो। आर्टिकल अब ये सोर्स है ना, ये ओपन सोर्स चीज उन्होंने दी हुई है कि आप आओ यहाँ पे, आप आके अपना आर्टिकल लिखो। अगर आप यहाँ से एक बंदा मैं कहता है यार कि मैं ना यहाँ पे मुझे इसके न्यूज के रिलेटेड काम आता है जो हेल्थ के रिलेटेड है, मैं किसी भी डोमेन के ऊपर काम कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे आके आर्टिकल लिखता हूँ, तो यहाँ से अगर दरमियान में मैं अपना लिंक देता हूँ अपनी वेबसाइट का कि फर्दर अगर कोई चीज पढ़नी है तो आप यहाँ पे आ सकते हो, तो क्या ये अलाउ नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? एग्जैक्टली करेंगे। क्यों? क्योंकि मैं एक्सपर्ट हूँ इस चीज का, मुझे मैं पीएचडी होल्डर हूँ, ठीक है, और मुझे इस चीज का इल्म है, जो चीज मैं कह रहा हूँ वो वैलिड है, ठीक है। ये आर्टिकल लिखा है किसी पर नाम की औरत ने, रिटन बाय सारा शौकत। एग्जैक्टली जिस बंदे ने लिखा हुआ उसका नाम तो मेंशन करना ही करना है ना। ये जो सारा शौकत ये वो एडमिन है जिसने ये पब्लिशिंग डेट देख लो कब की है इसने पब्लिश की है, और ये जिस बंदे ने की है ये वो है, समझे हो? तो आपको मेंशन करना पड़ता है कि भाई कौन हूं मैं जो कर रहा हूँ, ठीक है, और ये कॉपीराइट किसके हैं। अभी अगर इस ये जो सारा शौकत अली खान है, इनकी अगर अपनी वेबसाइट होती तो यहाँ से एक बहुत अच्छा बैकलिंक उन्हें मिल सकता था। यहाँ पे सिंपली ये देखो, ये जितनी चीजें यहाँ पे आके कहीं ना कहीं बैकलिंक देके ये कह सकते थे कि आप रीडायरेक्ट हो गए वहां पे जाओ, एक वैलिड बैकलिंक हो, इसकी अच्छे से ट्रैफिक है। ये देखो शिफा फॉर यू के ऊपर इन्होंने बैकलिंक किया हुआ दोबारा। मैं एक मेरा पर्सनल प्रोजेक्ट ऐसा है एक वेबसाइट, ठीक है, उसमें ये होता था कि उसमें ना उन्होंने डिफरेंट मुल्क को से कुछ बंदे हायर किए जो कि अपनी मुल्क की टॉप खबरें उस पर पोस्ट करते थे, ठीक है, तो वहां पे ना ये वर्डप्रेस पे पोस्ट करते थे, उनको प्रॉपर एक फॉर्मेट बना मैं यहाँ पे टेक्स्ट डाल दूं, अपने साथ टेक्स्ट डाल दूं, पोस्ट कर, ठीक है। तो उसमें जो है ना वो हमारा काम को आता है, ये जो बहुत बड़ा काम है। मैं कीवर्ड सर्च करता हूँ यहाँ पे ना कि हाउ टू चेंज लाइफस्टाइल, तो इसके रिलेटेड ये कीवर्ड है बेसिकली आप, ठीक है। आपने इसके रिलेटेड ये देखो, ये लोगों ने इसके ऊपर ना क्या किया हुआ है कि ऐड भी लगाए हुए, पेड एडवर्टाइजमेंट की हुई है। अब मैं पेड एडवर्टाइजमेंट को छोड़ता हूँ तो ये एक वेबसाइट मेरे पास आती है जो ये भी ऐड की है, ठीक है। यहाँ पे आता हूँ, एक ही वेबसाइट ये मेरे पास आ गई, ठीक है, जिन्होंने 10 वेज बताए हुए, ठीक है। फिर एक वेबसाइट मेरे पास ये आ गई है, ठीक है, जिन्होंने भी बताया हुए, इसने बताया हुए, इसने बताया हुए, ठीक है। अब ये जो वेबसाइट है जिसके ऊपर मैंने अभी रखा हुआ है, ठीक है, इसकी एवरेज वर्थ देखो क्या है, इसकी एवरेज वर्थ, ठीक है। तो अब यहाँ से इसकी एवरेज वर्थ चेक कर लेते हो, मैंने काफी किए हुए। अब ये देखो कि एवरेज इसकी जो ट्रैफिक है पर मंथ ना, ठीक है, इसके जो यूजर है वो कितना है, 74% एवरेज सर्च हो रहा है,
ठीक है, और इसकी एवरेज ट्रैफिक देखो एक महीने के अंदर तो वो कितनी है, 74 पर मंथ। जो इसका जो टॉप रेटिंग में है ना वो, जिस तरह मैंने एयर भी खोली थी ना तो उसका 72 56 आ रहा था। ठीक है, तो रेटिंग में ना आपका जो URL होता है ना, ठीक है, वो भी काउंट होता है कि वो कितने परसेंट रेटिंग में है सर्च इंजन के ऊपर। कंपटीशन यहाँ से फिर पता चलता है कि आप compete कर रहे हो या नहीं कर रहे। फिर इसकी आगे सॉरी तो कब होना चाहिए ज्यादा होता है? नहीं, इसका तो ठीक है। अब इसको अगर मैं वेट करना चाहूँ ना, अब इसके टॉपिक क्या है बेसिकली, अब इसको मैं अगर ओपन करूँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से इसको ओपन करता हूँ, फिर मैं ये कहता हूँ कि ये वाली वेबसाइट जो है ना, इसको भी मैं इसके प्रॉपर खोल लेता हूँ। मैं यहाँ पे जाके ना इसकी वेबसाइट का लिख लेता हूँ किधर है, ये है, इस वेबसाइट को मैं देखता हूँ। टॉपिक को छोड़ दो, इसको सिर्फ इस वेबसाइट की वर्थ देखो कि इसके मैं बैकलिंक्स अगर चेक करूँ ना वेबसाइट के, तो आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पे और सबसे पहले तो ये टॉपिक है ना, इस टॉपिक को देखो, इसने प्रॉपर देखिए पिक्चर दी हुई है, फिर यहाँ पे लिखना शुरू किया हुआ है, आर्टिकल लिखा हुआ है, प्रॉपर पूरा कंप्लीट आर्टिकल है। ठीक है, इसने कंप्लीट आर्टिकल दिया, कीप रीडिंग। ठीक है, अब मैं आता हूँ इसके ऊपर के, इसके मैं अगर बैकलिंक्स और बाकी चीज़ें चेक करना चाहूँ तो वो मैं कैसे करूँगा। ठीक है, अब इसकी चेक करो ना ज़रा, यहाँ पे आपको समझ आएगी कि यार इसके ना जो एवरेज एक सिंपल वेबसाइट है, ठीक है, तो चौथे पांचवें पेज पे आ रही है, फर्स्ट पेज के चौथे पांचवें पे आ रही है, इसकी एवरेज कितनी है, तो इसके ऊपर देखो लिंक्स कितने लगे हुए हैं। ठीक है, और एवरेज जो हर ये देखो .org, ठीक है, ये कहाँ से बैकलिंक मिलेंगे। तो अगर आप इसके रिलेटेड आर्टिकल लिखते हो, आर्टिकल तो इस तरह के आप भी लिख सकते हो, और इस तरह के यूनिक आर्टिकल लिखते हो और वो आर्टिकल वाकई आपके जो स्टैंडर्ड के हैं, ठीक है, कि आप अपलोड कर सकते हो, तो इस यहाँ से आप बैकलिंक ले सकते हो जहाँ से इन्होंने लिया। समझो, बैकलिंक लेने के तरीकेकार बाकी सारी चीजें वो इस कोर्स के अंदर आपको सारी बताई जाएगी। एग्जैक्टली, एफर्ट कर, समझो। अब ये चीज होती है कि आप ना जब अब एक टॉपिक, सबसे पहले आप कैटेगरी चूज करते हो ना, कि फॉर एग्जांपल क्या है कि मैंने ना एक वेबसाइट जो बनाई है बेसिकली किस डोमेन के साथ रिलेट हो रही है। जब आपको डोमेन पता चलती क्लियर होगी, फिर आप उसको फर्स्ट ऑफ ऑल जब सर्च करोगे, उसका कंपटीशन सर्च करोगे कि मेरा जो कीवर्ड है वो भी गूगल के ऊपर या बाकी जितने भी सर्च इंजन है उनके ऊपर कौन से पॉइंट के ऊपर है। ठीक है, तो उसके बाद आपको समझ चलेगी कि आप ना लाइक किधर कर रहे हो। फिर सेकंडली आप क्या करोगे कि उसकी वर्थ चेक करोगे यार कि आपके कंपटीशन में जो लोग हैं ना, वो लाइक मैं कहता हूँ कि मैंने ना टोटल जैसा हेल्थ के रिलेटेड है, तो मैं हेल्थ के रिलेटेड जितनी भी फार्मास्यूटिकल कंपनीज हो गई, ठीक है, मेडिकल स्टोर्स हो गए, ठीक है, हॉस्पिटल्स हो गए, इन सब को छांटी करूंगा। ठीक है, तो इनकी कंप्लीट लिस्ट बनाऊंगा, एक डेटाबेस बनाऊंगा फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, तो जो लोकली है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप क्या करते हो कि आप एक रीजन में घूमते हो। ठीक है, अब रीजन से निकलते हो, अपने रीजन से फिर आप ग्लोबली उसको बिहेव करना शुरू करते हो, कंट्री टू कंट्री फिर वेरी करता है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले डेटाबेस निकालोगे, कंप्लीट रिसर्च करोगे जो आपके रावलपिंडी के अंदर एक एरिया से स्टार्ट करोगे, इस्लामाबाद के अंदर है, कराची के अंदर है, लाहौर के अंदर है, पेशावर के अंदर है, मुल्तान के अंदर है। तो ये डिफरेंट क्या होगा, एवरेज में कहता हूँ कि आपने क्या क्या कर लिया, 1000 हॉस्पिटल ऐसा निकाल लिया या क्लिनिक ऐसे निकाल लिया जिनकी प्रॉपर वेबसाइट है और ट्रैफिक आ रही है। ठीक है, और वो क्या है कि जो रिलेट कर रहे हैं आपके टॉपिक हेल्थ के रिलेटेड, तो आप वहाँ पे जाके उनसे प्रॉपर्ली उनसे ऑनलाइन बात करके उनसे बैकलिंक ले सकते हो, उनको दे भी सकते हो। उनका लिंक अगर आप लगाते हो, आप एक स्पेसिफिक डिजीज है जिसका इलाज मैं कहता हूँ एक बंदा मुल्तान में करता है, कोई अच्छे डॉक्टर है जो करते हैं। ठीक है, तो आप क्या करोगे कि आप अगर उसका एक बैकलिंक अपनी वेबसाइट के ऊपर उस बंदे को दे देते हो, आपकी वेबसाइट से कोई बंदा आके इन्फॉर्मेशन गेट करता है और रीडायरेक्ट होकर उस बंदे के पास जाता है। ठीक है, तो एक तो दो चीजें इसमें होगी, एक तो उस बंदे को भी रेवेन्यू मिला, आपको भी रेवेन्यू मिला। ठीक है, और सेकंडली ये चीज है कि एक आप सोर्स बने, एक पॉजिटिव चीज का सोर्स बने हो। ठीक है, किसी के काम आए हो, ये भी एक अच्छी चीज है। हाँ, इसमें ना जब आप बैकलिंक बनाते हो ना, तो इसमें ये बहुत बड़ा आपका फैक्टर होता है कि आप ना रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ है,
समझो गूगल एक, आप ये देखो ना कि हर बैकलिंक में कोई ना कोई ट्रैफिक जनरेट करता है। आपकी कोशिश ये होती है कि आप ऐसी चीज जगह से बैकलिंक लो जो कोई ब्रांड है। लाइक ब्रांड से मुराद ये है कि अगर मैं न्यूज के रिलेटेड बनाऊंगा तो मेरी कोशिश होगी कि एयरवेज में ले लूं बैकलिंक, समझो, जहाँ पे डेली की 10 लाख 20 लाख बंदा आ रहा है, समझो। तो अगर 1 लाख बंदा आ रहा है तो 1 लाख बंदे में से रीडायरेक्ट हो गया यार, जब मेरी पोस्ट कोई लगी होगी, वो ट्रेंडिंग टॉपिक है, ठीक है, एज ए जर्नलिस्ट मैंने कोई टॉपिक के ऊपर काम किया हुआ है, तो वो बेसिकली ऑन में ही कर दूँ। तो मैं क्या करूंगा कि मैं वहां से बैकलिंक ले लूंगा, वहां से लोग रीडायरेक्ट होकर मेरी वेबसाइट पे आएंगे। तो एक एवरेज में अगर ये देखो कि मैं 30,000 40,000 बंदा मुझे एक वेबसाइट दे रही है तो अच्छा खासा रेवेन्यू दे रही है, समझो, ये चीज है। इस तरीके से अगर आप एवरेज में देखो तो हर मंथ के अगर सिर्फ 100 बैकलिंक बना, एक एवरेज में कैलकुलेट करके बता रहा हूँ आपको, और आप डेली बेसिस पे ना, डेली ना करो, 2 दिन के बाद आप एक आर्टिकल कर लो, ठीक है, तो मतलब 30 दिन के अंदर 15 आर्टिकल आपने लिखे, ठीक है, और उन 15 आर्टिकल पे आप 700 बैकलिंक बनाते हो, तो आपके एक साल के अंदर कितने बैकलिंक बन जाएंगे? 1200। नहीं, मैं आपको बैकलिंक्स का कह रहा हूँ ना, एक एवरेज रखो कि आपने ना एक महीने के अंदर 100 बैकलिंक एटलीस्ट बनाने ही बनाने, ठीक है, 1200 बन गई, और हर एक बैकलिंक जो है कम से कम आपको मैं कहता हूँ 100 बंदा दे रहा है, ठीक है, 12,000 की ट्रैफिक आपकी आ रही है। अब मैं एक स्ट्रेटेजी बताता हूँ कि गूगल क्या कहता है, कि गूगल कहता है कि जो आपका सीपीसी रेट है वो किसी पर क्लिक रेट जो है वो किस चीज पे डिपेंड करता है? ट्रैफिक के ऊपर। ट्रैफिक भी है और उसके ऊपर कंटेंट भी वेरी करता है। फिर आपकी कंट्री टू कंट्री भी ये चीज वेरी करती है। आप पाकिस्तान का और इंडिया का देख लो, आपका 0.75 से ऑनवर्ड आपका $3 तक मैक्सिमम जाता है, बहुत हद मारो तो आपका $3 तक चला जाएगा। अगर टॉपिक बहुत टॉप ट्रेंडिंग में है, आपने जो आर्टिकल लिखा है या जो आपने वीडियो बनाई है वो इतनी मजे की है कि मिलियंस क्रॉस कर गई है, ठीक है, तो उसके ऊपर जो आपको सीपीसी रेट देगा, ठीक है, गूगल वो अच्छा देगा, ठीक है, तो वो ज्यादा अच्छा भी होगा। पाकिस्तान में तो कितना होगा? एवरेज $3। लेकिन एक चीज देखो, एक चीज आपके प्रोडक्ट है जिसमें ना आपका एक इंटरनेशनल बंदा, कनाडा हो गया, यूके हो गया, यूएसए हो गया, वहां का बंदा इंटरेस्टेड है। लाइक कोई एपिसोड ले लो, ठीक है, कोई भी ड्रामा ले लो, ठीक है, तो उसकी, सर मुझे पानी दे दीजिएगा। अच्छा, कोई एपिसोड ले लो, ठीक है, तो उसके अंदर क्या चीज होगी? फर्स्ट ऑफ ऑल जी जी प्लीज। होगी। बात तो समझ आ गई है। मैंने एक दूसरा आर्टिकल पढ़ा कि हाउ टू रिलीव स्ट्रेस, तो उसके अंदर नीचे दिया था कि अगर आप स्ट्रेस रिलीज करना तो उसके लिए स्ट्रेस स्क्वीज बॉल होती है, उस पे क्लिक करने से उस वेबसाइट का और फिजेट स्पिनर उसका लिंक खुलता था, वो एक प्रॉपर सा स्टोर था और वहां से जाके आप बाय कर सकते इस तरह जो प्रोडक्टिविटी इजीली है वहां पे हाइपरलिंक से डाला होता है कि इस चीज पे क्लिक करो, वहां पे डायरी ये और चीज घड़ी है ऐसा वीडियो बात एक्चुअली। अच्छा, अब एक और चीज भी देखो, अब जिस तरह अमेज़न हो गया, इंडिया के लड़के क्या करते हैं? सॉरी, सेशन रिकॉर्ड ऑनलाइन की लोग बैठे, हाँ, लाइव भी चल रहा है फेसबुक पे। तो इसमें ना जो आपका सेशन है ना, फॉर एग्जांपल जो फॉर एग्जांपल मैं कहूँ ना कि एक टॉप ट्रेंडिंग चीज़ है, आप इंडिया ले लो, पाकिस्तान में तो ऐसा जितना ट्रेंड नहीं है, लेकिन 60-70 की रेशियो है कि पाकिस्तानी 70-80% जो बंदा है वो अमेज़न के ऊपर काम कर रहा है पाकिस्तान में। हालांकि ये लीगल वे में नहीं है, लेकिन वो एज अ रिसर्चर देख लो, पाकिस्तानी टॉप ट्रेंडिंग में जो कर रहे हैं इसके ऊपर, और रेवेन्यू भी अच्छा कमा रहे हैं, ठीक है, एज अ रिसर्चर।
प्रोडक्ट हंटिंग करके बाकी काम करके। तो अभी इसमें देख लो कि अगर एक इंडियन है जब भी कोई स्टोरी बनाएगा आपको कहेगा यार स्ट्रेस रिलीज करनी है, जिस तरह आपने पॉइंट बताया, तो वो जो लिंक भी दे रहा है ना वो भी एट द एंड वही दे रहा है जो उसने ना एफिलिएट मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी एक प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है जो टॉप ट्रेंडिंग में प्रोडक्ट उठाई है। उसे पता है यार कि मैं अगर इस टॉपिक के ऊपर काम करूंगा 1 मिलियन 2 मिलियन में एक एवरेज में क्रॉस करता हूँ अपनी वीडियो के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, अपनी फेसबुक के ऊपर, तो वहां से कितने लोग रीडायरेक्ट होके बैक एंड पे जाएंगे, जाके उस चीज को परचेज करेंगे। तो जितने लोग परचेज करेंगे उसके उसका एवरेज कमीशन मिलेगा, रेवेन्यू जनरेट हो रहा है ना। एडसेंस के थ्रू अलग अर्निंग हुई, फेसबुक से अलग अर्निंग हुई, ठीक है, और बैक एंड से वहां से जो अमेजोन से अर्निंग हुई वो अलग हुई। इस तरह का बिजनेस मेरे को है वो कहते हैं कि इस तरह से ना मेरी गैस बैटरी टॉर्चेस होती है उसका बिजनेस है, ठीक है। उसका एक पूरा स्कोप था, उसने कहा कि आप मुझे ना आर्टिकल लिख के देंगे, मैनुअल बना देना जिसमें हाउ टू यूज का जो मैनुअल होता है, हाउ टू यूज दिस प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट ये प्रोडक्ट्स कैसे रहता है, ये पब्लिक देखिए ये काम 5 काम थे कंपैरिजन करना है आपने, आप मुझे बताते हैं कि ये जो इस तरह का आर्टिकल बना इसी तो वो मेरा ख्याल है वो उस तरह की क्वांटिटी जनरेट कर रहा है। यही चीज होती है ना। अच्छा ये बात है कि क्या कोई बंदा पाकिस्तान में बैठ के कि या पाकिस्तान को मिले तो वहां पर कर सकता, क्यों नहीं कर सकता? एग्जैक्टली आप अगर एज अ डेवलपर काम कर रहे हो, एज अ रिसर्चर काम कर रहे हो, एसईओ एक्सपर्ट काम कर रहे हो, तो आपको वो एक्सेस देंगे प्रॉपर, वो तो ग्लोबली चीज है, उसका तो मसला नहीं है। तो वो जैसे यहाँ पे किसी लो है तो क्या मैंने कर सकते हैं हम जाने से नहीं हो नहीं, वहाँ की नेशनैलिटी मैटर करती है कि फॉर एग्जांपल मैं कहूँ ना कि मैंने ना जो एडसेंस अप्रूव करवाना है यूके से करवाना है, ठीक है, या किसी और कंट्री से करवाना है, पाकिस्तान से नहीं करूँगा, पाकिस्तान और इंडिया का तो लो है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा कि मैं किसी और कंट्री से करवाऊंगा, तो जिस कंट्री से मैंने अप्रूव करवाना है वहां पे मेरी नेशनैलिटी होना जरूरी है। एग्जैक्टली, सेकंड पॉइंट यह है आप उसको परचेज भी कर सकते हो, ऑनलाइन पे सोर्स है। जिस तरह आप अमेजोन पे हो तो अमेजोन के ऊपर लोग क्या करते हैं कि एड्रेस, फोन नंबर, ईच एंड एवरीथिंग परचेज करता है बाहर का, तो वो सारी चीजें एग्जैक्टली ऐसे ही होता है, आप भी कर सकते हो। बात में डॉक्टर है मुझे इंसान मैंने किया है क्योंकि का नंबर ये नंबर से ज्यादा कौन से लोग मुझे बिल के बिल भी मिल जाता है, सब हो जाता है। सेम सिचुएशन है जब आपको गूगल की मिलती है तो वो रीडायरेक्ट होके आपके इसी एड्रेस पे आ रही होती है। तो पॉइंट वही है कि आप क्या करते हो इन चीजों को परचेज, कोई भी काम करने के लिए रेवेन्यू तो लगता है, आपको पैसा लगता है, आप पैसा लगाओगे तो रेवेन्यू कमाओगे भैया, समझो। तो यही चीज है कि ये चीजें अगर आप लर्निंग कर लोगे तो इन फ्यूचर आप आर्टिकल बेस्ड काम कर सकते हो, ठीक है। फिर सेकंडली अगर आपको लगता है यार आप आर्टिकल खुद नहीं लिख सकते तो आप कोई भी कंपनी ज्वाइन करते हो, ठीक है। अब मैं ये कहता हूँ कि एक कंपनी जिसको बने हुए 10 साल हो गए, तो 10 साल के अंदर एटलीस्ट जितने लोगों को उन्होंने चीज सेल की है, प्रोडक्ट अपनी सेल की है, तो वो बेसिकली उनके पास अच्छे कस्टमर है, उनसे वो फीडबैक लेना शुरू कर दें, बैक लिंक्स लेना शुरू कर दें, ठीक है, तो अच्छी खासी ट्रैफिक जनरेट हो सकती है, समझियो। तो ब्रांड को हाईलाइट करने में भी बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। जितनी कंपनी पुरानी होगी उतनी सोचो उसकी स्ट्रेंथ है, उतना आपके लिए इजी होगा उस चीज को बूस्ट करना, समझिए। प्रोडक्ट कोई भी है, आप ये देखो एक सिंपल सी एग्जांपल ले लो, पाकिस्तानी है, 2 एग्जांपल दूंगा अभी। एक ये स्टार्ट था, ये नई बनी हुई है वेबसाइट, तकरीबन एवरेज इसको हो गए हैं आप कर लोगे 6 महीने हो गए होंगे, 6 मंथ, हाँ बहुत ज्यादा। अब ये बंदा डेली बेसिस पे इसकी एक प्रॉपर टीम है जो क्या करती है, पोस्टिंग करता है, एंड्रॉयड एप्लीकेशन है, आईओएस एप्लीकेशन जो एप्पल की है, ये दोनों एप्लीकेशन इनके मौजूद है, ठीक है। अब ये क्या है, इस पे डेली बेसिस पे पोस्ट है और ये चीज वर्डप्रेस के अंदर बनी है, समझियो। अब इसकी एवरेज इनकम अगर मैं आपको बताऊं कि एक वर्डप्रेस की वेबसाइट जो है वो एवरेज इनकम कितनी निकाल रही है, तो आप क्या यही वर्डप्रेस की वेबसाइट आप नहीं बना सकते, और यही जो है आपकी आर्टिकल या कोई भी आप किसी भी शोबिस के रिलेटेड डेटा निकालो और उसको अपलोड करने में आपको क्या आप नहीं कर सकते,
एग्जैक्टली कर सकते हैं। अब इसकी ये देखो, ये एवरेज इसकी इनकम है, ठीक है, करंट इनकम जो है इसकी इतनी है, इसके डेली के यूजर देख लो कितने, ठीक है, 4000 कुछ है, और 12000 कुछ इसके डेली के पेज विजिटर है, ठीक है, और एक दिन का इसका जो रेवेन्यू बढ़ रहा है एडसेंस से वो $12 बढ़ रहा है। बात ये नहीं है, असल बात ये है कि इंस्टाग्राम पर रोल बहुत ज्यादा है, इंस्टाग्राम की क्रिएट स्टोरीज करते हैं, बहुत पैसे बहुत ज्यादा रेवेन्यू तो से कमाते हैं, फेसबुक से कमाते हैं कि एक एवरेज ईयरली इनकम क्यों अभी नहीं बनी हुई है वेबसाइट। तो अब ये जो इधर देखो 300 कुछ, ये तो एक्यूरेट भी नहीं है, ठीक है, ये कहो कि आप ये 100% की है, ये 60-70 की रेशियो ऐसे होती है, ठीक है, इससे ज्यादा चली जाती है। अब ये एक एवरेज में वो बता रहा है कि $361 जो है वो एक महीने के जो है वो ये रेवेन्यू कमाते हैं। हाँ एग्जैक्टली। अब ये देखो कि आपका 50,000 नहीं है, ज्यादा बनता है। नहीं जी, आपका $100 $200 जो है वो 34-35 हजार। अच्छा, 61 मल्टीप्लाई बाय 172 यही है ना, 61,300 कुछ हो गया। ये एक एवरेज है इनकी, जो एवरेज मंथली अर्निंग है, क्यों, एक वेबसाइट है ना, तो इसके साथ आप देखो कि इसके साथ इन्होंने जो मेन फोकस किया हुआ है वो सोशल अकाउंट्स को किया हुआ है, कि इनका फेसबुक, इनका जो इंस्टाग्राम है, ट्विटर अकाउंट है, वो अच्छी, उनके फॉलोवर्स अच्छे हैं, वो भी अच्छी है, वो भी बहुत अच्छी है, वो भी मैंने देखी है। एग्जैक्टली। अब ये देखो शोपीस के रिलेटेड बहुत सारी चीजें इसके ऊपर है, देखिए आपने ये ऐड लगा हुआ है, बहुत ऐड लगा हुआ है इसके रिलेटेड भी, ओपिनियन अपने जो है, बहुत सिंपल सी वेबसाइट है, आप इजीली बना सकते हो ये वेबसाइट। ऐड, हाँ ऐड लगा। पॉइंट ये है कि ये वाली जो चीज, ये अब एक चीज बनी हुई है, ये आप सिंपली बना सकते, आप जैसे किसी डेवलपर ने बनाई हुई है भैया, समझो, और रेवेन्यू कमा रहा है बैठा हुआ। गेमिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने देखा होगा, अब इसका 400 कुछ जो एवरेज इनकम है, लेकिन कम नहीं होगा, ये ज्यादा है। इंस्टाग्राम में जो पोस्ट होती है ना, नीचे भी वेबसाइट का लिंक है, फुल स्टोरी पढ़ के पता चलेगा। हाँ नहीं ऐसे ही। अब लेकिन पॉइंट ये है ना कि अगर एक ये आइडियाज है जिनके ऊपर ऑलरेडी लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, तो आप क्या कोई भी आपके पास एक स्किल है, ठीक है, आप कंटेंट राइटर हो, एग्जांपल दे रहा हूँ, आप कह रहे हो कि मैं कंटेंट राइटिंग करता हूँ, तो क्या ये चीजें आप नहीं कर सकते कि डेली के आप ये देखो कि अपना अब न्यूज है, ठीक है, आपको पता है कि ये शोबिस के रिलेटेड डेली की 25 स्टोरीज आपके पास आ जाती हैं, वीडियोस मिल जाती हैं आपको, ओपन सोर्स पड़ी होती हैं, पिक्चर्स ओपन सोर्स पड़ी होती हैं, अपन को उठाओ अच्छे से उनको एडिट करो, ठीक है, जो इसके थंबनेल बनाने होते हैं अच्छे से अच्छे बनाओ, कैनवा फ्री ऐप है, ठीक है, इसके अलावा बाकी टूल्स हैं, आप उनको करो और प्रॉपर तरीके से कंप्लीट स्टोरी बनाओ। अगर आप कंटेंट राइटर हो, आप स्टोरी लिख सकते हो, एक प्रॉपर उसको एक शेप दे सकते हो, तो उस चीज को नहीं ये चीजें करो, ये करोगे तो फिर फर्दर है। लेकिन ये कोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको चीज बताता हूँ, अब यही क्वेश्चन अगर ना मैं आप जाता हूँ, ये देखना, तो आपको क्वेश्चन चाहिए ना, आप टॉपिक आपने बनाने हैं,
यहाँ ये इस तरह के कितने प्लेटफॉर्म है एवरेज मेरे पास तो एटलीस्ट जो रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़े होंगे वो हो सकता है 100 से ज्यादा हो, 500 700 से ज्यादा हो। ठीक है, तो आपके पास भी पढ़े होंगे, अगर नहीं है तो वो ड्यूरिंग लेक्चर आपको मिलेंगे, वो तो मसला नहीं है। आप जब यहाँ पे आते हो अब ये देखो यहाँ पे यही क्वेश्चन सर्च करो, ठीक है, अब यहाँ से डेली बेसिस पे आपको आइडिया मिलना शुरू हो जाता है कि ऐड क्वेश्चन किया आपने, यहाँ पे ये देखो इसके रिलेटेड आपको बाकी क्वेश्चन ये मिले ना, क्वेश्चन कितने और उसके ऊपर आंसर कितने मिले, और यहाँ से आपको पता चलना शुरू हो जाता है यार कि मैं अपनी अगली जो स्टोरी हुए तो किस चीज के ऊपर बनाऊं। अब ये देखो यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करो ना, आपको समझ आ जाएगी कि लोग कैसे कैसे क्वेश्चन करते हैं और किस किस अंदाज में करते हैं, ग्रामरली चीजें आपकी सेट होती हैं। ठीक है, कर सकते हो आप डेली बेसिस पे, ये वो चीजें हैं जो लोगों की प्रॉब्लम्स है ऑनलाइन अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से पेजेस बने हुए हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंट फोरम्स है जहाँ से आप क्या कर सकते हो, जिनको ज्वाइन करके आप डेली बेसिस पे क्वेश्चन सेशन आप परफॉर्म कर सकते हो। आपको पता है अब यहाँ पे आके ना कुछ भी लिखो, आपको यहाँ से टास्क मिलने शुरू हो जाएंगे भैया, तो उसके रिलेटेड ये देखो कितने बिटकॉइन के रिलेटेड है। ठीक है, कोई भी टॉपिक देख लो यहाँ पे, आप उसके स्टोरेज के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें देखो, आपको आइडिया यहाँ से मिल सकता है, इसीलिए मिल सकता है। क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से चेक करो यहाँ पे, ये तो मसले वाली बात नहीं है कि आपको क्वेश्चन नहीं मिलते। आप यहाँ पे सिर्फ बैठ के ना आस्क मी क्वेश्चन के नाम से है एक वेबसाइट है, ठीक है, उसके ऊपर जाते हो तो सॉरी ये नाम सुना इस तरह का था कुछ, आस्क मी आस्क एंड आंसर या इस तरह का कुछ। ठीक है, तो ये पहले लॉगिन करना पड़ेगा प्रॉपरली। तो ये डिफरेंट हैं जिनमें आप आके ना डेली बेसिस पे अपना कर सकते हो। इस तरह के बहुत ज्यादा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप डेली बेसिस पे आके ना, अब यहाँ देखो ये क्वेश्चन आस्क पीपल, ठीक है, यहाँ पे आके सेम क्वेश्चन करो। ठीक है, ये क्वेश्चन आपने पूछा, पब्लिश कर दो भैया। ठीक है, अब इसके रिलेटेड आपको आंसर आना, ये देखो ये हो गया पब्लिश, इसके रिलेटेड आंसर आना आपको शुरू हो गया। कहाँ पे ये नहीं नहीं, ये रेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो टॉप में जा रहा है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से चीज आती है। ये देखो डेली बेसिस पे ये क्वेश्चन एक रिसीव हुआ है। ठीक है, ये देखो, तो ये सारी जो चीजें हैं ना इनको देखना होता है, तभी तो आपको एवरेज यहाँ से आइडियाज मिलते हैं जिनके ऊपर आप स्टोरीज बनाते हो। अब यही स्टोरीज होती हैं जो डेली बेसिस पे लोग सर्च करते हैं। आप एवरेज देखो कि एक स्टोरी को अगर मैं कहता हूँ 90-80% लोग सर्च करते हैं, ठीक है, जिसमें आपकी एजुकेशन होगी, आपकी रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू, अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें होगी, आपकी हेल्थ के रिलेटेड चीजें होगी, कोई भी चीज है, ट्रैवलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें होगी। आपने देखे यार लोग 80-90 की एवरेज ऐसे हैं, लोग ट्रैवल करना पसंद करते हैं। ठीक है, तो आप उसके रिलेटेड आप बनाना शुरू कर दो वीडियोस ऑडियो, जो आप कंटेंट राइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें, तो लोग तो उसे लाइक करेंगे, समझे। फिर आपका आइडिया है कि जब आप किसी प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहे हो, अपने प्रोडक्ट या किसी क्लाइंट के प्रोडक्ट है, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए यार कि मैं इस तरह के करना क्वेश्चन कहाँ से मुझे मिलेंगे। ठीक है, आपके पास ये डेटा कहाँ से आएगा, मैं आपको ओपन सोर्स चीजें प्रोवाइड करूंगा सर। ठीक है, कि यार यहाँ पे जाओगे तो आपको एक मैक्सिमम लिस्ट में डेटा मिल जाएगा, 1000 क्वेश्चन मिल जाएगा, 10,000 क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, अब उनके ऊपर टॉप ट्रेंडिंग क्वेश्चन कौन से, जो टॉप जो हाई सीपीसी रेट वाले कंट्रीज हैं उनके ऊपर पूछे जाते हैं या लोग सर्च करते हैं। आप उसके ऊपर स्टोरी खुद नहीं बनाते, फिर स्टोरी ले लो, आर्टिकल लिखवा लो, $50 का भी आर्टिकल लिखवाते हो, $500 दे के जाता तो प्राप्त नहीं है। पॉइंट ये है कि जैसे हमारे पाकिस्तान में कंसेप्ट है ना, पैसा पैसे को खींचता है, सेम सिचुएशन है कि आप क्या करोगे, जब एक आर्टिकल आपको पता है आपकी इतनी वर्थ नहीं है, तो आप उस आर्टिकल को आपको सर्च तो करना आता है, आपके पास ये टेक्निकल स्किल है कि आप उस चीज को सर्च कर सकते हो। तो फिर आप ये करो यार कि एटलीस्ट उस चीज को ना फर्दर किसी से लिखवाओ आर्टिकल जो आपको पता है एक्सपर्ट है इस चीज का। ठीक है, जो इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड है उसको भी बरकरार रखे, आर्टिकल भी अच्छा से अच्छा दे, अब रेवेन्यू उसको समझो। यूट्यूब के चैनल के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें इसमें पड़ी हुई है, इसमें बहुत सारी चीजें, पीएचडी डायरीज, ये चेक करो,
काफ़ी चीज़ें यहाँ पे पड़ी हुई हैं जो डेली बेसिस पे लोग आते हैं, सर्च करते हैं यहाँ पे, ठीक है, डिफरेंट क्वेश्चन होते हैं। एक पीएचडी जो आरजी जिसने की हुई है वो क्या एडवाइस करेगा दूसरे को। तो ये देखो ये क्वेश्चन है, इसके रिलेटेड एक बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे गिवन होती है। जब आपको एक क्वेश्चन पता चल गया ना, टॉप ट्रेंडिंग में क्वेश्चन होते हैं तो आप उसका आंसर बना ही लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है ऊपर, इसमें आप बेहतरीन आर्टिकल बता सकते हैं कि भाई एक यूपीएससी स्टूडेंट को क्या काम करना चाहिए। ये ज़्यादा हो जाएगा तो यहाँ पे होगा ये देखिए एडवाइस फॉर यूपीएससी स्टूडेंट्स, इसके ऊपर जो है टॉप 10 टिप्स फॉर यूपीएससी स्टूडेंट्स, तो ये आर्टिकल सर ये चीज़ स्टोरी तो बन जाती है। मेन फैक्टर क्या है कि आप सबसे पहले तो क्या करो, आप इस तरह का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करो, ठीक है, लोगों को, ठीक है। और आपको पता एटलीस्ट क्या हो कि आप अगर अकेले हो तब भी ठीक है, अगर आप प्रॉपर एक टीम रख के करना चाहते हो तो जितनी आपकी वर्थ है उसके हिसाब से आप एक टीम रख लो रिसर्चर, ठीक है, और मिल के एक चीज़ शुरू कर दो। कंपनियाँ कैसे बिल्ड होती हैं, ठीक है, स्टार्टिंग में ये तो नहीं होता कि 1000 बंदा शुरू से ही रखा जाता है, 1 बाय 1 उसकी स्टेज बढ़ती है। जो जो अभी नए बंदे की नीड बढ़ती है, आपकी नीड बढ़ेगी तो आप बंदे को हायर कर लोगे, लेकिन शुरू खुद से करो चीज़ों को, समझिए। आप खुद से भी शुरू करोगे ना, ऐसा कभी भी नहीं होगा कि महीने के आपको ना $100 मिलना है, लेकिन एफर्ट करना शुरू करोगे तो रेवेन्यू आना शुरू हो जाएगा। ये एक एक्स्ट्रा इनकम है। ये कोर्सेज जितने भी है ना बेसिकली ये ऐसे कोर्सेज हैं कि विद इन 1.5 मंथ आप अच्छी खासी चीजें जो है वो मुझे जो लोगों का थोड़ा सा हंसी आती है, लोग ना इंजीनियरिंग की इसका प्रश्न उसकी कोशिश कर रहे हैं जिसका कोई वो नहीं है, इसमें से डेटा जाएगा नहीं आएगा, एडिटर्स दिया नहीं पास होगा ठीक है, डी में फेल कर ये वाले कोर्सेज जो वैल्यू एडिशन कोर्सेज होते हैं ना, इनको कोई कितने लोग बैठे हैं, कोई भी बैठा नहीं। ये लोकल एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीजें थी ना आपकी, ये इसके अंदर पूरी कवर होंगी, ठीक है। सारी ए टू जेड जो चीजें हैं ये आपकी यहाँ पे कंप्लीट होनी है। या आप कोर्स आउटलाइन सर से भी ले सकते हैं, ठीक है, सर को मैं कह दूंगा आपको सेंड कर देंगे, ठीक है। इसको आप एक कम्प्लीटली पढ़ लें और फिर अगर आप प्रॉपरली ज्वाइन करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, ठीक है। 2 मंथ का सेशन है ये, 2 मंथ के सेशन के अंदर मेरी कोशिश होगी कि विद इन 1 मंथ आपको ये सारी चीज़ें मैं कवर करा दूँ, जो जिसमें मैक्सिमम थ्योरी इन्वॉल्व है, ठीक है। तो आफ्टर 1 मंथ मेरा ये कोशिश होगी कि आपको प्रैक्टिकल चीज़ों पे लेके जाऊँ जो आप खुद परफॉर्म करो, ठीक है, और मैं एज अ मॉनिटर कुछ चीज़ों को करके आपको एक पॉजिटिव जो रिजल्ट है जनरेट करूँ, कम से कम एक प्रोजेक्ट, ठीक है। सर सबसे पहले वो उनको स्किप करें, जैसे मुझे जिस वक्त ज़्यादा समझ आती है ना वो ये कि अगर आपने कोई एग्जाम्पल खोली कोई आज ये वाला वर्डप्रेस नहीं थ्योरी तो उस तरह की तो इन्वॉल्व नहीं है। थ्योरी इन सेंस ये है कि एक चीज है ना, फॉर एग्जांपल वर्डप्रेस है तो वर्डप्रेस टेक्निकल काम मैं कर रहा हूँ, आप शुरू में तो परफॉर्म नहीं कर रहे, आप उस लेक्चर को प्रॉपर तरीके से एंजॉय कर रहे हो, समझे, चीजें लिख रहे हो, नोट्स बना रहे हो अपने, और साथ साथ जाके उस चीज को बाद में परफॉर्म कर रहे हो, ये नहीं कर रहे हो, उसकी एक्टिविटी है एक्जेक्टली। वो सारी जो आपके टास्क है वो डेली बेसिस पे आप करोगे, अगर वो कंप्लीट होगा तो मैं आगे जाऊँ, समझिए, ये चीज है। या आपके ऊपर है कि महीने के अंदर आप वो सारी चीजें जो है सीख के उसको प्रैक्टिकल पे, प्रैक्टिकल के क्या है ये मुझे अलाउ नहीं करती है कहने कि मैं 1 महीने के अंदर इस कोर्स को कंप्लीट करूँ, मैंने तो 2 मंथ में करना है। लेकिन मैं क्यों कह रहा हूँ 1 महीने में मैं कर दूंगा कि जो अगला 1 मंथ होगा वो अगर मैं आपको 1 महीने के अंदर 150-200 आर्टिकल के ऊपर काम करा देता हूँ, ठीक है, उनमें से आपके 100 आर्टिकल या 50-30 आर्टिकल भी कोई किसी न किसी स्टेज पे आ जाता है, गूगल के किसी पेज में 800 के नंबर पे भी आ जाते हैं, तो आपका इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा इस चीज का। अब टेक्निकल हजार जो ही आप वो लेवल क्रॉस करना शुरू होते हो रैंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको समझ आती है यार कि रेवेन्यू कैसे आ रहा है, बाकी चीजें, तो ये माइंड जो है वो ओपन होना शुरू होता है। तो पॉइंट ये है कि आप उन चीजों को समझोगे तभी होगा, ठीक है। इसको क्लोज करते हैं, फिर ये है कि इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास हमारी जो है वो सैटरडे को, ओके।